अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बरवक्त मौसूल हो। शुक्रिया। और अब समाअत फरमाइए। अजनबी का फरार। आज लेक्चरों के डाइनिंग हॉल में हल्की हल्की रोशनी थी और बहुत ही मध्यम सुरों में मगरबी मौसीकी की लहरें इस धुंधले माहौल की अंगड़ाइयां सी ले रही थीं। मखसूस किस्म की महक फजा में रची बसी हुई थी। ज्यादातर मेज़ें आबाद हो चुकी थीं। वह हॉल में दाखिल हुआ और सीधा उस मेज़ की तरफ बढ़ा जिसके करीब ही वाली मेज़ पर एक देवजात बकरे की मुसल्लम रान से शौक कर रहा था। मेज़ खाली थी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया और इस भारी भरकम आदमी को बकरे की रान उधेड़ते देखता रहा। इतने में एक वेटर खुद उसकी मेज़ के करीब आ खड़ा हुआ। आदमी का गोश्त, नौवारिद ने आहिस्ता से कहा और वेटर चौंक कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और वो जदीद तरीन तराश के सूट में मलबूस था। कमीज बेदाग सफेद थी। खुश ज़ौक़ आदमी मालूम होता था, लेकिन उसकी नाक की बनावट चेहरे को किसी हद तक खौफनाक जाहिर कर रही थी। आंखों में दरिंदगी की झलकियां थीं। मैं नहीं समझा जनाब अली, वेटर ने बड़े अदब से कहा। आदमी का गोश्त, नौवारिद ने इस बार किसी कदर ऊंची आवाज में कहा। वेटर फैसला ना कर सका कि उसे इखलाकन मुस्कुराना चाहिए या हैरत का इजहार करना चाहिए। बस गुमसुम उसे देखता रहा। इस बार शायद देवजात ने भी उसकी आवाज सुन ली थी और बकरे की रान उधेड़ते उधेड़ते रुक कर उसे घूरने लगा था। क्या तुमने सुना नहीं? नौवारिद गुर्राया। जी जी जनाब अली, ये मेन्यू मुलाहिजा फरमाइए, वेटर कपकपाती हुई आवाज में बोला। हमारे यहाँ इन चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं। आदमी का गोश्त चाहिए, नौवारिद झुंझला गया। देवजात ने रान काब में रख दी और हैरत से मुंह फाड़े नौवारिद को देखे जा रहा था। किसी बहुत तगड़े आदमी का गोश्त। अजनबी वेटर को गुस्सीली नजरों से देखता हुआ फिर बोला और हाथ उठाकर देवजात की तरफ इशारा किया। मैं हेड वेटर को भेजता हूँ जनाब, वेटर ने बड़े अदब से कहा। जो बातें मेरी समझ में नहीं आती उन्हें वो बासानी समझ लेते हैं। वो तो पीछा छुड़ाकर रुखसत हुआ, लेकिन अब देवजात कहर आलूद नजरों से नौवारिद को घूरे जा रहा था। दफतन वो मेज पर हाथ मार कर गुर्राया। खाओ मुझको, देखूं कितना दम है तुम में। अरे वाह! अजनबी हंस पड़ा और अपनी जगह से उठता हुआ बोला। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम्हें ज़िबा कर डाला जाए। मैंने तो मिसाल के तौर पर तुम्हारी तरफ इशारा किया था। अगर इजाजत दो तो तुम्हारे ही पास बैठ जाऊं। इजाजत है, देवजात नागवारी से बोला और अजनबी बेतकल्लुफाना अंदाज में कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गया। इतने में हेड वेटर भी आ गया और अजनबी ने लापरवाही से हाथ हिलाकर कहा, मैं फिलहाल कुछ नहीं खाऊंगा। हेड वेटर उसे गौर से देखता हुआ रुखसत हो गया था। अजनबी दोबारा देवजात की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। देवजात ने भी उसे महसूस किया और एकदम ढीला पड़ गया। ऐसा मालूम होने लगा जैसे कुछ देर पहले उसे अजनबी की कोई बात नागवार ना गुजरी हो। तुम्हारी तरफ बेख्तियार दिल खींचता है, अजनबी ने नरम लहजे में कहा। ऐसी पुरकशी शख्सियत आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरी थी। इस तरह मैंने तुमसे तारुफ हासिल करने के लिए वेटर से इस किस्म की गुफ्तगू की थी। यानी मैं इतना खूबसूरत हूँ कि मेरा औशत खाना चाहते हो? देवजात ने हंसकर कहा। तुम तो खैर नहीं, लेकिन बाज औरतें ऐसी होती हैं जिनका गोश्त खाने को जी चाहता है। हमें जाओ, दाढ़ी का तो ख्याल करो। दाढ़ी मुझे बहुत अजीज है, अजनबी प्यार से दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोला। तभी औरतों की बातें कर रहे हो? जदीद तरीन औरतें दाढ़ी पसंद करती हैं। मैं इस वक्त औरतों की बातें नहीं करना चाहता, खाना खा रहा हूँ, देवजात ने कहा और काब से रान उठाकर दोबारा उधेड़ने लगा। अजनबी उसे तवज्जो और दिलचस्पी से देख रहा था। कुछ ताकत वाकत भी है जिसमें या महज गोश्त का ढेर हो? उसने थोड़ी देर बाद कहा। देवजात ने रान फिर काब में रख दी और उसे ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। अजनबी के होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। अचानक देवजात बोला, हमें तुम क्यों खामाखा टेंटे किए जा रहे हो? चलते फिरते नजर आओ। मुझे तुमसे अजीब सा लगाव महसूस हो रहा है। होने दो, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। घर नहीं है क्या कि होटलों में खाते फिर रहे हो? तुमसे मतलब? देवजात को फिर गुस्सा आ गया। अच्छा, तुम पहले खा लो, फिर बातें करेंगे। बातें करेंगे, देवजात जलकर बड़बड़ाया। साले हर जगह चंदा मांगने पहुंच जाते हैं। अजनबी फिर मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। रान खत्म करने के बाद देवजात ने मजीद 3 अदद मुर्गों का ऑर्डर दिया। यार तुम आदमी हो या देव?
अजनबी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे मतलब? यकीनन बहुत ताकतवर भी होगे। तुमसे मतलब? खफगी दूर करो मेरे दोस्त, मुझे एक औरत को नीचा दिखाना है। शायद तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सको। औरत को नीचा दिखाना है? देवदास ने अहमकाना अंदाज में जल्दी जल्दी पलकें झपकाई। हाँ हाँ, खुद को बहुत ताकतवर समझती है। औरत? ताकतवर? देवदास ने बुरा समूह बनाया, फिर जल्दी से चौंक कर पूछा, क्या बहुत तगड़ी है? देवनी है, बस तुम्हारी माता लगती है। अरे देवदास के दांत निकल पड़े और वो इस तरह मुंह चलाने लगा जैसे मादा कोई चटपटी मसालेदार खाने की चीज हो। मेरा ख्याल है कि तुम अपना मजीद ऑर्डर कैंसिल करा के मेरे साथ चलो, अजनबी ने कहा। नहीं भाई, पहले पेट पूजा फिर औरत वौरत सब चलेगी, देवदास बोला। अच्छी बात है, अजनबी ने मुर्दा सी आवाज में कहा। जब तक मुर्गे आएंगे क्यों ना हम उस औरत की बातें करते रहें, देवदास ने तजवीज पेश की। बेकार है, अजनबी खुश्क लहजे में बोला। जितनी देर में तुम 3 मुर्ग खाओगे वो वहां से चली जाएगी जहां मैं उसे अभी देख कर आया हूँ। अच्छा, मैं उन्हें साथ लेते चलूंगा, तुम फिक्र ना करो, देवदास ने सर हिलाकर कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे के नाम मालूम करने की कोशिश नहीं की थी। कुछ देर बाद वेटर मुर्ग लाया। इन्हें पैक करा दो और बिल भी लाओ, अजनबी ने उससे कहा। ये मरहला तय हो जाने के बाद दोनों आरक्षणों से बाहर आए। तुम्हारी अपनी गाड़ी होगी? अजनबी ने देवदास से पूछा। और क्या? तब तो ठीक है, मैं ड्राइव करूंगा और तुम मुर्ग खाते रहना। यार, बड़े समझदार आदमी मालूम होते हो, देवदास ने खुशी जाहिर की। रोल्स रॉयस कंपाउंड में खड़ी थी। अजनबी ने उस पर हैरत जाहिर करते हुए कहा, सिर्फ तनोतोश ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी दौलत भी रखते हो। कोई बात नहीं, ये लोग पूंजी। मैंने तो आज तक रोल्स ड्राइव नहीं की। बैठो, मैं बताऊंगा। कुछ देर बाद रोज शहर के गुंजान आबाद इलाकों से गुजरती हुई खुली फजा में निकल आई। देवदास इतनी देर में 2 मुर्ग खत्म कर चुका था, लेकिन तीसरे की बारी आते ही उसने गालिबन सोचा कि उसे किसी कदर गुफ्तगू भी करनी चाहिए। किस तरह नीचा दिखाना होगा? शुक्र है तुम बोले तो, अजनबी ने भर्राई हुई आवाज में कहा। फिर एक भरपूर कहके के बाद बोला, उसका दावा है कि अगर वो कहीं बैठ जाए तो हाथी भी उसे उस जगह से नहीं ला सकेगा। हाथी? फिक्र मत करो, तुम्हारा ये खादिम ही उसका कवाड़ा कर देगा। अपना नाम पता तो बताओ प्यारे, अजनबी बोला। कासिम, बस इतना ही काफी है। खैर, मैं नाम से तुम्हारा भाई मालूम होता हूँ, मेरा नाम हाकिम है। कासिम हाकिम? वाह वाह भाई, वाह वाह। क्या वो औरत बहुत खूबसूरत है? अरे क्या कहना, डील डॉल के एतबार से दियोनी ना होती तो जवाब ना होता उसका। डील डॉल ना होता तो फिर किस काम की होती, कासिम ने खुश्क लहजे में कहा और तीसरे मुख की हड्डियां भी गाड़ी से बाहर फेंक कर रुमाल से दोनों हाथ साफ किए। उसे जर्रा बराबर भी परवाह नहीं थी कि गाड़ी किधर जा रही है और वो इलेक्शन से कितना फासला तय कर चुका है। देखोगे तो पता चलेगा, अजनबी ने ठंडी सांस लेकर कहा। हमें सुनो, कासिम मजे में आकर बोला। इसमें कोई शर्त वर्त नहीं है क्या? कैसी शर्त? अबे वही जो पुराने जमाने में हुआ करती थी कि 40 मन का पत्थर जिसने उठा लिया उसी से ब्याह लौंडिया। अजनबी ने बाई हाथ से उसका शाना थपक कर कहा। अगर शादीशुदा नहीं हो तो फायदे में रहोगे। वो कैसे? उस औरत का कहना है कि शादी उसी से करेगी जो उससे ज्यादा ताकतवर होगा। उसका नाम क्या है? कासिम ने थूक निगल कर पूछा। क्लारा। हाँ, तो क्या अपने मुल्क की नहीं है? नहीं, जर्मन है। अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? मुझे जर्मन नहीं आती। वो अंग्रेजी भी बोल सकती है। तब तो ठीक है। इस गुफ्तगू के दौरान में अजनबी ने गाड़ी फिर शहर की तरफ मोड़ दी थी, लेकिन कासिम तो अपनी रूह में बह रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक ऐसे इलाके में रुकी जहां शहर के मतमूल तरीन लोग रहते थे। इमारतें एक दूसरे से मुल्हक नहीं थी। बस तैयार हो जाओ, अजनबी ने इंजन बंद करते हुए कहा। हम मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। और हाँ देखो दोस्त, अगर तुम नाकाम रहे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। उठा लूंगा, फिक्र मत करो। अच्छा तो आओ मेरे साथ। दोनों गाड़ी से उतर कर आगे बढ़े। अजनबी ने फाटक को धक्का दिया जो खुलता चला गया। पाई बाग तारीख था, अलबत्ता खासे फासले पर इमारत के बरामदे में धुंधली सी रोशनी नजर आ रही थी। दोनों बरामदे की तरफ बढ़े। इमारत की 4 दीवारी खासे बड़े रकबे पर फैली हुई थी। कासिम किसी बहुत बड़े पीपे की तरह लुढ़क रहा था। अजनबी खामोशी से चलता रहा। दोनों बरामदे में पहुंचकर रुक गए। फिर अजनबी एक खिड़की की तरफ झपटा
चंद लम्हे अंदर झांकता रहा। इसके बाद कासिम की जानिब पलट आया। आओ देखो कितनी हसीन लग रही है। वो कासिम का हाथ पकड़कर दोबारा खिड़की की तरफ बढ़ता हुआ बोला। अंदर कमरे में सामने ही एक कबूल सूरत गैर मुल्की औरत आराम कुर्सी पर नीम दराज थी। दोनों झुके हुए खिड़की से झांकते रहे। अरे बाप रे, कासिम बड़बड़ा कर सीधा खड़ा हो गया। क्यों, क्या बात है? उसके अब्बा वब्बा कहाँ हैं? कासिम ने पूछा। वो बुरी तरह हाँप रहा था, शायद झुकने की वजह से सांस फूल गई थी। क्या तुम कुछ परेशान हो? ना 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 नहीं तो, ये तो बहुत खूबसूरत है। गालिबन कासिम की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अच्छा तो सुनो, अजनबी आहिस्ता से बोला, इसका तनोतोज तुमने देख ही लिया है। अब मुझे बताओ कि शर्त जीत सकोगे या नहीं, वरना खामाखा शर्मिंदगी उठाने से क्या फायदा। देखो प्यारे भाई, है तो बहुत तगड़ी, गुरूर नहीं करता, अल्लाह मालिक है। हिम्मत हार रहे हो? अजनबी गुर्राया। बकवास मत करो। कासिम को भी गुस्सा आ गया। तुम क्या समझते हो, पेट पर 6 मन का पत्थर रखकर हथौड़ों से टुड़वा डालता हूँ? खैर अभी मालूम हो जाएगा। अच्छा मेरी भी एक शर्त सुन लो। कहो जल्दी से। अगर मैं जीत गया तो इसी वक्त इससे शादी ना कर सकूंगा, 2-3 दिन बाद कर लेना। अजनबी ने कासिम का शाना थपक कर कहा। क्या वो घर में अकेली है? बिल्कुल, घर के दूसरे लोग इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर कोई घपला हुआ तो? कैसा घपला? मैं साथ चल रहा हूँ। तो चलो, अल्लाह फतह नसीब करेगा। मैं कभी किसी मामले में पीछे नहीं हटा। अजनबी ने हैंडल घुमाकर एक दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। निशित के कमरे में पहुंचने के लिए उन्हें बाएं जाने वाले पहले दरवाजे से गुजरना पड़ा था। औरत बदस्तूर आराम कुर्सी पर पड़ी रही। अजनबी आहिस्ता से बोला, गालिबन सो गई है? तो जगा दो ना। कासिम की भारी भरकम सरगोशी पूरे कमरे में गूंज कर रह गई। जरा ठहरो, मैं तबले की जोड़ी उठा लाऊं। मैंने जगाने को कहा है, नचाने को नहीं। तबला क्या हुआ? जब तक सर पर तबला ना बजे नहीं जागती। जल्दी करो, मुझसे देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। कासिम भन्ना कर बोला। अजनबी कमरे से चला गया। कासिम औरत को बड़े गौर से देखे जा रहा था। देवनी तो थी लेकिन उसके नुकूश बड़े दिलावेज थे। आंखें बंद थी। इसके बावजूद कासिम का अंदाजा था कि खासी बड़ी बड़ी होंगी। कटोरा ऐसी। उसके जहन में तशबीहात भी खुद उसी के डील डॉल वाली आया करती थी। वो उसे देखता और दिल ही दिल में मगन होता रहा। फिर कुछ देर बाद चौंक कर बड़बड़ाया, अबे वो तबला। और फिर इस तरह दोनों हाथों से मुंह दबा लिया जैसे बेख्याली में आवाज निकल गई हो। इसके बाद वो झूमता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिससे अजनबी बाहर गया था। हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलना चाहा लेकिन वो ना खुला। क्या मतलब? वो आंखें निकाल कर बड़बड़ाया और मुड़कर औरत की तरफ देखने लगा। वो अब भी उसी तरह आराम कुर्सी पर नीम दराज थी। दरवाजे की तरफ दोबारा तवज्जो देनी पड़ी। आखिर वो उसे बाहर से मुकफ्फल क्यों कर गया था? कासिम लाख अहमक सही, लेकिन जाती तहफ्फुज की हिस्स तो उसमें भी थी। एक बार फिर उसने दरवाजे पर जोर आजमाई शुरू कर दी। फिर हलक फाड़ फाड़ कर अजनबी को आवाजें देने लगा, अबे कहाँ मर गए जाकर? दरवाजा खोलो, नहीं तो टक्करें मार मार कर तोड़ दूंगा, ऐसी की तैसी। हाँ नहीं तो। चीखते ही चीखते ख्याल आया कि अब तो वो जाग गई होगी। तेजी से उसकी तरफ मुड़ा और ये देखकर मुतय्यर रह गया कि उसकी पोजीशन में अब भी कोई तब्दीली नहीं हुई थी। क्या मुसीबत है? उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला और अब वो औरत की तरफ लुढ़क रहा था। करीब पहुंचकर भी उसे आवाजें दी लेकिन वो टस से मस न हुई। आखिर अपनी पेशानी पर हाथ मार कर बोला, अब मैं तबला कहाँ से लाऊं? वो हरामी तो अभी तक नहीं लौटा। दाढ़ी ऐसी जोरदार और लक्षण ऐसे। थोड़ी थोड़ी, अरे अब उड़ भी जाओ, लाहौल वाला कुव्वत। मैं तो उर्दू बोल रहा हूँ। अच्छा अब अंग्रेजी भी सुनो। वेक अप, आई हैव कम टू लिफ्ट यू अप, प्लीज ब्यूटीफुल औरत वेक अप। अचानक उसने महसूस किया कि औरत इसके बावजूद भी खामोश है। लिहाजा उसकी बकवास रुक गई और उसने सर घुमाकर बाएं जाने देखा। इसके करीब ही वो भी चित पड़ी थी। ऐसी तबली नींद तो ना देखी ना सुनी। वो छत की तरफ देखता हुआ बड़बड़ाया और फिर करवट लेकर उठ बैठा। औरत की आंखें अब भी बंद थी। यक बयक वो हमतन तवज्जो बनकर उसे देखने लगा। हाँ ये तो सांस ही नहीं ले रही। अरे बाप रे, शायद जिंदगी में पहली बार वो इतनी फुर्ती से उठ खड़ा हो सका हो। गग्गी बन गई। औरत सचमुच मुर्दा थी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। रट्टा हुआ वो सारे कमरे में नाचता फिर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर कुछ न सूझी तो दरवाजा पीट पीट कर चीखने लगा, अबे ओ दाढ़ी वाले, ओ हरामजादे, अबे साले मरवा दिया। अरे बाप रे, पहले ही से मरी हुई थी, मैं कुछ नहीं जानता। अरे बाप रे। चीखते चीखते गला रिंध गया लेकिन सब कुछ ला हासिल।
जदीद तरीन बेफिक्र नौजवानों का मजमा था, लेकिन अगर 50 साल पहले फौत हो जाने वाले किसी शरीफ आदमी की रूह इधर मुतवज्जा हो जाती तो वो उसे दरवेशों का मजमा समझती और किसी कदर मुतैयर भी होती कि दरवेशों में भी मगरिब तहजीब ने जगह बना ली है। उनकी दाढ़ियों और सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे, लिबास मगरबी थे, लेकिन गले में मोटे मोटे दानों वाली बड़ी मालाएं थीं। उनमें लड़कियां भी थीं और उनके हुलिये आम लड़कियों से मुख्तलिफ थे। कुछ लड़के ऐसे भी थे जिनकी दाढ़ियां नहीं थी, इसलिए उनमें और लड़कियों में तमीज मुश्किल थी। ऐसे ही नाकाबिल शनाख्त नरों में कैप्टन हमीद भी था। सर के बड़े बड़े बालों की कमी उसने विग से पूरी की थी। खूबसूरत घुंघरियाले बालों वाली विग थी, लेकिन बहुत करीब से देखने वाले भी उसे मसनूई नहीं समझते थे, वरना उन्हें अपने दरमियान काली भेड़ की मौजूदगी का एहसास हो जाता। वो इस मजमे में खुद नहीं आया था, बल्कि लाया गया था। एक हफ्ता पहले मैपोल में ऐसे ही एक बेफिक्रे से मुलाकात हुई थी और वो हमीद के गले का हार हो गया था। उसने अपने हलके की लड़कियों की बेहद तारीफ की और हमीद को इस पर आमादा कर लिया कि वो उसी के रंग में रंग कर उस हलके तक पहुंचेगा। विग लगाने की तजवीज उसी ने पेश की थी। इस वक्त हमीद छींट के लंबे कुर्ते और नीली पतलून में मलबूस था। उसके गले में भी कई मालाएं पड़ी हुई थी। चर्च के सिगरेट पी रहा था, लेकिन धुआं हलक से नीचे नहीं उतारता था। उसका नया दोस्त मोबी इस हलके में खासा मकबूल साबित हुआ। उसने हमीद को आज बताया था कि वो उसे मसलहतन यहाँ लाया था। जरा वो मसलियत भी बताओ, हमीद उसे घूरता हुआ बोला। मुझ पर लड़कियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। मैंने तुम में ये सलाहियत देखी थी कि कुछ तुम्हारी तरफ भी मुतवज्जा हो सकती हैं, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। सभी तुम में दिलचस्पी ले रही हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे तुम लोगों का म्यूजिक बहुत पसंद है। हालांकि ये 100% बकवास थी। वो तो पहले ही शब के बाद उनके अड्डे का रुख भी ना करता अगर एक लड़की पसंद ना आ गई होती। वो अजीब थी। बाल तो उसके भी बेमरम्मत थे और ऊपरी होंठ पर हल्की सी रोदगी थी। बड़ी बड़ी आंखों में हर वक्त वहशत सी नजर आती। खुसूसियत से जब वो कहका लगाती तो किसी दरिंदे की मादा नजर आने लगती। इसके बावजूद भी उसने हमीद के जहन के किसी गोशे को छुआ जरूर था। नाम जो कुछ भी रहा हो, वो खुद को जूली कहती थी। एक दिन नशे में उसने हमीद को बताया कि 40 साल पहले उसका बाप तरकारियों का ठेला लगाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो पहले तरकारियों का आड़ती बना, फिर उसके ट्रक चलने लगे और अब वो मिल ऑनर है। बहुत अच्छा बाप है। अपने बच्चों को जदीद से जदीद तरीन तर्ज जिंदगी इख्तियार करने की नसीहत करता रहता है। उसे उसके सारे दोस्त पसंद हैं। उसका ख्याल है कि तरक्की पसंद कौमों का रहन सहन अपनाए बगैर तरक्की नामुमकिन है। हमीद का दोस्त मोबी उस लड़की से एलर्जिक था। कहता था कि उसके कहकहे उसे टॉमी गन की फायरिंग मालूम होते हैं। इस वक्त उस छोटे से क्लब में वहशियाना किस्म का रक्स जारी था। हमीद के अलावा और सब नाच रहे थे। अचानक जूली उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और रक्स करने वालों की भीड़ से निकलकर नाचती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। हमीद एक किनारे आराम कुर्सी पर नीम दराज था। ए, तुम पर कहूलत तारी क्यों है? उसने हमीद को ललकारा। आज दोपहर खजूर के दरख्त पर चढ़ रहा था, कमर में चुक आ गई है। हमीद ने खत्म होते हुए सिगरेट को एस्ट्रे में डालकर कहा, खजूर के दरख्त पर क्यों चढ़ रहे थे? मेरी हॉबी है। आओ रक्स करें, बेहोश हो जाऊंगा। चलो उठो, हंस हंस कर मर जाना हमारी महराज है। महराज हासिल करके दिखाओ, फिर मैं भी कोशिश करूंगा। उठो। वो उसका हाथ पकड़ कर घसीटती हुई बोली। रक्स पहले ही की तरह जारी था। किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि कहाँ क्या हो रहा है। साज बुलंद आहंगी से बज रहे थे और कोई भी आपे में नहीं मालूम हो रहा था। हमीद को भी तवन व करहने सी भीड़ में शामिल हो जाना पड़ा और जरा ही सी देर में अकल ठिकाने आ गई। वो अच्छा रक्स था, लेकिन बेहंगम उछल कूद जिसके डांडे बिलाखिर अफ्रीका के जंगली नाचों से जा मिलते थे, उसके बस से बाहर थी। जूली उसके मुकाबिल रक्स कर रही थी, हंस रही थी, कह लगा रही थी। हमीद ने बावाज़ बुलंद करहाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो? वो उसके करीब आकर चीखी। मैं गा रहा हूँ, हमीद ने कहकर फिर जोर जोर से करहाना शुरू कर दिया। करहाए म्यूजिक से हम आहंग थी। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। वापस चलो, तर्जुमा कर दूंगा। वो उसका हाथ पकड़ कर खींचती हुई फिर उसी आराम कुर्सी की तरफ लाई। हमीद लेट कर हाँफने लगा और वो आराम कुर्सी के हत्थे पर बैठती हुई बोली, सुनाओ तर्जुमा। ये मालूम करके खुशी हुई कि तुम अफ्रीका के गीत गा सकते हो। मोबानसा में पैदा हुआ था। मेरे डैडी वहाँ लक्कड़ भग्गे की खालों की तिजारत करते थे। तर्जुमा। वो उसका शाना झंझोड़ कर बोली, सुनो ए मेरी महबूबा, तू अंधेरी रात की तरह तारीकियां बिखेर रही है। तूने अपने चेहरे और फूले हुए पेट पर खुर या मिट्टी से जो नक्श व निगार बनाए हैं
ایسے لگتے ہیں جیسے کہکشاں لہراتی بل کھاتی ہوئی اس تاریک زمین پر اتر آئی ہو۔ اندھیرے کی جنی تو میرے خوابوں کی ملکہ ہے، کیا تو کچی چھپکلی کھانا پسند کرے گی؟ جولی کو اپکائی آ گئی اور وہ ہاتھ اٹھا کر بولی بس، لیکن حمید کہتا رہا چھپکلی نہ صحیح کیچوے صحیح، جب تو کچے کیچوے چباتی ہے تو تیرے دانتوں کی چمک عجیب معلوم ہوتی ہے۔ او پلیز اسٹاپ، واٹ نانسنس، جولی دوسری اپکائی کے بعد کرا کر بولی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، حمید ہنس پڑا۔ بس ثابت ہوا کہ میں تم سے بھی زیادہ نیا اور تم سے بھی کہیں زیادہ مایوس ہوں۔ کل ایک زندہ مینڈک نکل لیا تھا اور بہت خوش تھا، اور تم صرف ترجمہ سن کر تمہاری طبیعت مالش کرنے لگی۔ کیسی بوریت کی باتیں شروع کر دی تم نے، وہ کرسی کے ہتھے سے اٹھتی ہوئی بولی، لیکن حمید نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پورے گیت کا ترجمہ سنو، تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم میں سے نہیں معلوم ہوتے۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی زور سے چیخی۔ میں تم میں سے ہوں، حمید بیوٹ کر اسی کے انداز میں چیخا۔ اچانک ساز بند ہو گئے، سناٹا چھا گیا، اور پھر جولی کی چنگھاڑ پورے ہال میں گونج اٹھی۔ ناچنے والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ موبی دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ حمید جولی کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ یہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ موبی کی طرف دیکھ کر چیخی۔ ہمارا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہاں، یہ ہم میں سے نہیں ہے، کہہ کر موبی نے حمید کے مصنوعی بال کھینچ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حمید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم فراڈ ہو۔ موبی پہلے تو اس سے لپٹ پڑا، پھر خود کو چھڑا کر صدر دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کی اس حرکت نے حمید کو پاگل ہو جانے کی حد تک غصہ دلا دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جھپٹا۔ موبی باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ پھر قبل اس کے کہ وہ اس تک پہنچتا، گاڑی جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور اب حمید اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ موبی کی گاڑی بہت آگے جا چکی تھی۔ حمید نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس کی دانش سے موبی اس وقت نشے میں نہیں تھا، لہذا اس کی اس حرکت پر حمید کا غصہ حق بجانب تھا۔ خود ہی تو لایا تھا اس بھیڑ میں، اور مصنوعی بال استعمال کرنے کا مشورہ بھی اسی نے دیا تھا۔ موبی ایسی سڑکوں سے گزر رہا تھا جن پر ان کے درمیان ٹریفک کی بھیڑ حائل ہو سکتی۔ حمید نے اندازہ کر لیا کہ وہ اسے ڈاج دے کر نکل جانا چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سنسان سڑک پر آ نکلے۔ دونوں گاڑیوں کے درمیان فاصلہ بھی کم رہ گیا تھا۔ اچانک موبی نے اپنی گاڑی باندھ جانے والی ایک عمارت کے پھاٹک کے اندر موڑ دی۔ حمید نے پھاٹک کے قریب پہنچ کر گاڑی روکی اور اتر کر دوڑتا ہوا پھاٹک میں داخل ہوا۔ ہو سکتا تھا کہ موبی کی قیام گاہ رہی ہو۔ اس بھیڑ میں دولت مند گھرانوں کے نوجوان افراد کی اکثریت تھی۔ موبی کی گاڑی برآمدے کے قریب کھڑی نظر آئی، لیکن وہ گاڑی میں نہیں تھا۔ برآمدے میں روشنی تھی، صدر دروازہ بند تھا اور کئی کھڑکیاں بھی روشن تھیں۔ حمید پر گویا بھوت سوار تھا۔ موبی کو سبق دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ کرتے کے نیچے اس نے قمیص پہن رکھی تھی، لہذا کرتا اتار کر وگ بھی اتاری اور اسے کرتی ہی میں لپیٹ کر بائیں جانب اندھیرے میں اچھال دیا۔ جیب سے ریڈی میڈ میک اپ والے اسپرنگ نکالے جن سے ناک اوپر اٹھ جاتی تھی، اور پھر بڑا برآمدے کی طرف۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبانا شروع کیا، لیکن 2 منٹ گزر جانے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ موبی کی گاڑی کھڑی کرنے کی پوزیشن سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عمارت کے اندر ہی گیا ہوگا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ موبی، میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، وہ پوری قوت سے چیخا۔ باہر آ جاؤ۔ اس کا بھی جواب نہ ملا۔ راہداری میں روشنی تھی۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے پھر رک جانا پڑا۔ پھر وہ بے ساختہ دروازے کی طرف مڑا تھا۔ اتنے میں اس نے قفل میں کنجی گھومنے کی آواز سنی۔ کسی نے باہر سے دروازہ مقفل کر دیا تھا۔ موبی، میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ حمید دروازے کے ہینڈل پر زور آزمائی کرتا ہوا دھاڑا، لیکن بے سود۔ دروازہ نہ کھل سکا۔ دفتن بائیں جانے والے دروازے پر دوسری طرف سے ضربات پڑنے لگیں اور عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ ابے کون ہے سالے؟ دروازہ کھولو، وہ پہلے ہی سے مری ہوئی تھی۔ اب حمید کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ آواز گھٹی گھٹی سی تھی، لیکن لاکھوں میں پہچانی جا سکتی تھی۔ حمید نے طویل سانس لے کر ناک کے اسپرنگ سنبھالے اور بائیں جانے والے دروازے کی طرف پوری طرف متوجہ ہو گیا۔ قفل میں کنجی موجود تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پہلے سے قاسم کی موجودگی کی بنا پر کسی سازشی کے امکان پر غور کیا جا سکتا تھا۔ وہ پھر صدر دروازے کی طرف بڑھا اور دوبارہ ہینڈل پر زور آزمائی شروع کر دی۔ بائیں جانے والا دروازہ اب بھی پیٹا جا رہا تھا اور قاسم کی گھوں گھوں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ تھک ہار کر اسی دروازے کی طرف پلٹ آیا، قفل میں کنجی گھمائی اور پولیس کا نعرہ لگاتا ہوا کمرے میں گھس پڑا۔ سامنے قاسم ہی کھڑا ہانپ رہا تھا۔ پولیس، وہ ہکلایا اور پھر جلدی جلدی کہنے لگا، اللہ قسم وہ پہلے ہی سے مری ہوئی تھی، میں کچھ نہیں جانتا بھائی، پولیس جھوٹ بولتا ہوں تو آنکھیں پھوٹ جائے۔ اچانک حمید کو وہ عورت نظر آئی جو فرش پر چت پڑی ہوئی تھی۔ چھپٹ کر اس کی طرف بڑھا اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کھوپڑی میں ایک پل میں ہزاروں چکر لگا ڈالے ہوں۔ وہ عورت ایک غیر ملکی سفارت خانے کی کلچرل سیکرٹری تھی۔ 3 دن پہلے سفارت خانے کی طرف سے
اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی اور اس وقت ملک کے گوشے گوشے میں اس کی تلاش جاری تھی۔ فریدی کے پاس بھی حمید نے اس کی تصویر دیکھی تھی، اسی لیے پہلے ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ دوطن قاسم اس کے قریب آ کر ہکلانے لگا، میں بے قصور ہوں، سالہ مجھے یہاں لایا تھا، کہنے لگا ایک عورت کو نیچا دکھانا ہے۔ ارے باپ رے، اب کچھ کھسک گیا اور میں نیچا دکھا رہا ہوں۔ خاموش ہو کر اس نے اپنے سر پر 2 ہتھ چلایا۔ جلدی سے پوری بات بتاؤ، حمید آواز بدل کر غرایا۔ اس عورت کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ ارے باپ رے، تب تو میں مر گیا۔ اے بھائی صاحب پولیس، میں ارلکچنوں کھانا کھا رہا تھا کہ وہ حرامی داڑھی والا آ گیا، کہنے لگا آدمی کا گوشت کھاؤں گا، پھر میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ایسے تگڑے آدمی کا گوشت کھاؤں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، وہاں کئی بہرے تمہیں بتائیں گے۔ پھر سالے نے مجھ سے دوستی کر لی اور کہنے لگا تم بہت طاقتور معلوم ہوتے ہو، میری مدد کرو، ایک بہت بڑی تگڑی عورت کو نیچا دکھانا ہے۔ پھر مجھے یہاں لایا، یہ آرام کرسی پر لیٹی سو رہی تھی۔ کم سے کم الفاظ میں بتاؤ نیچا کس طرح دکھانا تھا؟ حمید غرایا۔ ویسے اس کی حالت بھی غیر تھی، وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اسے اور قاسم کو اس معاملے میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور وقوع سے بہت پہلے کی پلاننگ معلوم ہوتی ہے۔ وہ قاسم کو گھور رہا تھا۔ اب کیا بتاؤں؟ قاسم روحانسا ہو کر بولا۔ سالے نے کہا تھا وہ کہتی ہے جو کوئی مجھے بیٹھے سے اٹھا دے گا اسی کی ہو جاؤں گی، اور تم نے بیٹھے سے لٹا دیا؟ حمید دانت پیس کر بولا۔ اللہ قسم پہلے ہی سے بالکل مری ہوئی تھی، میں نے اٹھایا اور خود سے لیٹ گئی، مطلب یہ کہ گر گئی۔ تو ہو گئی تمہاری، اٹھا لے جاؤ۔ ارے باپ رے، ارے بھائی صاحب میری جان بچوا دو، 50,000 دوں گا پولیس بھائی۔ اور جو یہ اب تمہاری ہو گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ حمید زہریلے لہجے میں بولا۔ خوش قسمت آدمی ہو کہ بغیر بولتی ہوئی عورت تمہاری ہو گئی ہے، لے جاؤ مسالہ لگا کر رکھوا دینا۔ وہ تو بولتی ہوئی عورت کی مصیبت ہوتی ہے کہ کہاں رکھی اٹھائی جائے۔ اے پولیس بھائی اللہ قسم معاف کر دو، 50,000۔ خاموش رہو، حمید نے اسے جھڑک دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خود اس کا موقع پر پایا جانا بے حد خطرناک ثابت ہوگا، لہذا فوری طور پر یہاں سے نکل جانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اب پولیس آ رہی ہو۔ وہ اور قاسم ایک بڑے حلقے میں خاصے جانے پہچانے تھے اور سبھی جانتے تھے کہ دونوں کی یکجائی انہیں کس طرف لے جاتی ہے، لہذا یہاں دونوں کی موجودگی گہری سازش ہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ دفتر اس نے قاسم کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر دیا اور اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تو پھر 50,000 کی بات پکی رہی؟ اور ہاں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تمہارا نام قاسم ہی ہے نا؟ جی ہاں پیارے بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم 50,000 آسانی سے دے سکو گے۔ بالکل بالکل، جس کی قسم کہو کھا جاؤں۔ نہیں، بس تمہارا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اچھا، اب جو کچھ میں کہوں اس پر خاموشی سے عمل کرو۔ وہاں اس کرسی پر چپ چاپ بیٹھ جاؤ، جب تک میں آواز نہ دوں اٹھ کر دروازے کے قریب نہ آنا، دروازہ میں تھوڑا سا کھلا رہنے دوں گا۔ بہت اچھا بھائی صاحب، قاسم سر ہلا کر بولا اور لڑکھڑاتا ہوا اس کرسی کی طرف بڑھا جس کی جانب حمید نے اشارہ کیا تھا۔ حمید بخوبی سمجھتا تھا کہ اتنا سہارا مل جانے کے بعد قاسم اپنے ذہن کو کام میں نہیں لائے گا۔ وہ کمرے سے نکلا اور دروازے کو اس حد تک کھلا رہنے دیا کہ راہداری میں کھڑے ہونے والوں کو کمرے کے اندر کا حال نہ دکھائی دے۔ اس کے بعد اس نے اس دروازے اور صدر دروازے کے ہینڈل کو رومال سے صاف کیا تھا اور صدر دروازے کے قریب ایسی پوزیشن میں کھڑا ہو گیا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی اس کی اوٹ میں ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ انہیں الجھانے والے اب پولیس ہی کو مطلع کریں گے تاکہ لاش کے ساتھ وہ دونوں بھی برآمد کیے جا سکیں۔ مقصد جو کچھ بھی ہو، اگر پولیس آئی تو کم از کم ایک آدمی تو یقینی طور پر برآمدے میں ٹھہرے گا۔ جس وقت وہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوا تھا، برآمدے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ کال بیل کے پش بٹن پر اس کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں گے اور صدر دروازے کا ہینڈل بھی اس نے گھمایا تھا۔ دیکھا جائے گا۔ اگر سازشیوں نے پولیس کو اطلاع دیتے وقت مدام تمارا ازغولو کا نام لیا تو یہاں فریدی کی موجودگی ضرور ہوگی، کیونکہ کیس اس تک پہنچ چکا تھا اور سول پولیس والے اسے مطلع کیے بغیر خود کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ وہ دم سادے کھڑا سوچتا رہا۔ دیر بعد برآمدے میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور حمید کا دل کھوپڑی میں دھڑکنے لگا۔ پھر کسی نے گھنٹی کا بٹن دبایا اور حمید نے سوچا کہ چلو، پش بٹن سے تو اس کی انگلیوں کے نشانات صاف ہو گئے۔ گھنٹی پے در پے بجتی رہی۔ اس کے بعد کسی نے کہا، جواب نہیں مل رہا، قفل میں کنجی بھی موجود ہے، دروازہ کھول کر اندر چلو۔ حمید کے لیے دوسرا اطمینان۔ قفل کھلنے کے بعد ہینڈل گھمایا جائے گا اور اس پر سے بھی اس کی انگلیوں کے نشانات غائب ہو جائیں گے۔ دروازہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا اور ٹھیک اسی وقت قاسم کی آواز بھی سنائی دی، پیارے بھائی کہاں چلے گئے؟
غالबन उसी आवाज की बिना पर जितने भी थे उसी कमरे में घुसते चले गए थे। हमीद बड़ी फुर्ती से दरवाजे की ओर से निकला और बरामदे में पहुंच गया, लेकिन साथ ही उसने किसी की हाय भी सुनी। तेजी से मुड़ा, वो एक कांस्टेबल था। दूसरे ही लम्हे में उसका भरपूर हाथ कांस्टेबल की कनपटी पर पड़ा और वो मजीद आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। हाजिर दिमागी की बिना पर उसने बड़ी फुर्ती से बरामदे की लाइट भी ऑफ कर दी थी। इसके बाद उसे होश नहीं कि किस तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचा था, क्योंकि बरामदे की लाइट ऑफ होते ही उसने अपनी पुश्त पर शोर सा सुना था। अब उसकी गाड़ी तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ रही थी। अक़ब-नुमा आईने पर भी उसकी नजर थी कि कहीं ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा, लेकिन काफी फासले तय करने के बाद भी वो इस सिलसिले में मुतमईन ही रहा। अब क्या करना चाहिए? उसने सोचा, कासिम एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो गया है, उसकी गुलो खुलासी कैसे होगी? दूसरा सवाल ये था कि फरीदी को इस हादसे से मुत्तला किया जाए या नहीं। अचानक उसे अपना छींट का कुर्ता और विग याद आए जिन्हें वो उस इमारत की कंपाउंड में फेंक आया था। अगर ये साजिश ही थी तो इन दोनों चीजों से खासी सनसनी फैलेगी और खुद उसकी जात किसी न किसी तरह मुलव्विस हो ही जाएगी। मोबी कोई ऐसा तरीका इख्तियार करेगा कि ख्यालात की रो टूट गई, क्योंकि एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके करीब से गुजरी थी, लेकिन हमीद उसे अक़ब-नुमा आईने में नहीं देख सका था। तो फिर वो करीब ही की किसी गली से निकलकर सड़क पर आई होगी। हमीद उसकी अक़बी रोशनी देखता रहा। अब वो फिर सोचने लगा था कि अगर वो इस मामले में मुलव्विस किया जाने वाला था तो किसी न किसी तरह दोबारा फांसने की कोशिश की जाएगी और वो छींट का कुर्ता। दफतन अगली कार की अक़बी सुर्ख रोशनियां बुझ गईं। हमीद ने उसे कोई अहमियत ना दी और अपनी रो में बहता रहा। होश तो उस वक्त आया जब वही गाड़ी सड़क पर तिरछी खड़ी नजर आई। खुद उसकी गाड़ी की बैटरी कमजोर होने की वजह से हेडलाइट्स का हीता इनकास कम हो गया था। बहरहाल उसने पूरे ब्रेक लगाए और उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से सिर्फ 1 फीट के फासले पर रुक गई। गाड़ी रुकते ही हमीद बदली हुई आवाज में चिंघाड़ने लगा, क्या बेहूदगी है? क्या तुम्हारी शामत आई है? 2 आदमी गाड़ी से कूद कर उसकी तरफ झपटे। हमीद गाड़ी ही में बैठा रहा। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वो मजीद चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करने लगा। ये वो तो नहीं? दोनों में से एक बोला और हमीद ने मोबी की आवाज साफ पहचान ली। टॉर्च की रोशनी से आंखों में चकाचौंध की बिना पर वो उनकी शक्लें नहीं देख सका था। दफतन उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पूरी कुव्वत से धक्का दिया और वो दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। हमीद ने उन पर छलांग लगाई। एक उसकी गिरफ्त में आ गया था, दूसरे ने मुकाबले के बजाय भाग निकलने में आफियत समझी। ये भी अजीब इत्तफाक था कि हमीद की गिरफ्त में आने वाला मोबी ही निकला। वो निहायत खामोशी से उसकी पिटाई करता रहा। दूसरा आदमी गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो चुका था। जब मोबी बिल्कुल ही बेसुध हो गया तो हमीद ने उसे खींचकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। मोबी की कनपटियों पर उसने ऐसी ही ज़रबात लगाई थी कि वो देर तक होश में नहीं आ सकता था। इसके बाद उसने रास्ता तब्दील कर दिया। जाना था घर ही की तरफ और वो जल्द अज जल्द फरीदी को इन हालात से आगाह कर देना चाहता था। करीबन 20 मिनट के बाद फरीदी की कोठी की कंपाउंड में दाखिल हुआ। रात के 11 बज रहे थे। फरीदी घर पर मौजूद नहीं था। करीम से मालूम हुआ कि वो कुछ ही देर पहले किसी की कॉल रिसीव करके बाहर गया था। मोबी की बेहोशी अभी रफा नहीं हुई थी। हमीद ने उसे कमरे में मुकफ्फल कर दिया और फरीदी की वापसी का इंतजार करने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। ऐसे में नींद क्या आती? मोबी का इस तरह हाथ लग जाना उसकी अपनी बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब उसकी ख्वाहिश थी कि फरीदी को मुतहैयर कर दे। जाहिर है कि वो वापसी पर तमारा गुलो और कासिम की कहानी जरूर सुनाएगा। कॉफी और तंबाकू नोशी के सहारे वो जागता रहा। 12:32 पर फोन की घंटी बजी थी। हमीद ने झपट कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से फरीदी की आवाज सुनाई दी थी। क्या किस्सा है? उसने पूछा। हमीद ने फोन पर भी लहजे की खुश्की महसूस कर ली। उसे गैर इरादी तौर पर गुस्सा आ गया। क्या मतलब? कैसा किस्सा? कासिम ने 50,000 रिश्वत तलब करने वाले का जो हुलिया बताया है। जी हाँ, मैं समझ गया, हमीद भन्ना कर बोला। लेकिन मैं भी खाली हाथ नहीं हूँ। क्या मतलब? जिसने मुझे धोखा देकर इस इमारत तक पहुंचाया था वो मेरे हाथ लग गया है। ओहो, कोई नई बात नहीं है, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। अगर मुझसे कोई हिमाकत सरदत होती है तो खुद ही लीपा पोती कर लेता हूँ। वो कहाँ है? हमारी कोठी के कमरे में बेहोश पड़ा है। वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। बहुत बेहतर, हमीद ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। ये चीज शिद्दत से खल गई थी कि फरीदी ने मेकअप वाले हुलिये से कयास कर लिया। तवील सांस लेकर वो आराम कुर्सी पर नींद दराज हो गया। फरीदी ठीक 10 मिनट के बाद कमरे में दाखिल हुआ था। खिलाफे मामूल हमीद ने उसके चेहरे पर बशाश देखी और उसकी सारी कोफ्त दूर हो गई। मैं समझा था कि तुम्हारी ही किसी हिमाकत की बिना पर कासिम उस इमारत में पहुंचा होगा। उसने सामने वाली मेज के एक गोशे पर टिकते हुए कहा। इतना अहमक भी नहीं हूं, हमीद बुरा सा मुंह बनाकर बोला। खैर, क्या किस्सा है? हमीद ने अपनी कहानी शुरू कर दी। फरीदी उसकी तरफ देखे बगैर सुन रहा था।
उसके खामोश होने पर तवीज सांस लेकर बोला, इससे मालूम होता है कि मोबी को तुमने ही मौका दिया था। अगर मैं मौका ना देता तब भी किसी न किसी तरह यही होना था, वरना मोबी उसी इमारत में क्यों दाखिल होता? फरीदी सिगार केस से सिगार निकालता हुआ बोला, अब मैं तुम्हारे कैदी को देखना चाहता हूँ। दोनों उठ गए। कमरा इमारत के एक दूर उफ्तदा हिस्से में था। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे उन्होंने दरवाजा पिटने की आवाज सुनी। होश में आ गए? हमीद बड़बड़ाया। दरवाजा खुलते ही मोबी ने निकल भागने की कोशिश की थी, लेकिन हमीद पर नजर पड़ते ही जहां था वहीं रह गया। तुम जेरी, वो हकलाया। हमीद ने उसे अपना नाम यही बताया था। बैठ जाओ, फरीदी ने कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा। अब वो फरीदी की तरफ मुतवज्जा हुआ और बेसाख्ता हकलाने लगा। वो महज मजाक था यार। वजदी, तुम बुरा मान गए? वजदी? इसका नाम वजदी तो नहीं है, फरीदी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो नजरें चुरा रहा था। मैं क्या जानूं? क्या तुम उस इमारत में रहते हो जहां तुमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी? नहीं, वो तो डॉज देने के लिए। मैं जानता था कि वजदी बहुत गुस्से में है, लिहाजा इस वक्त उससे बचना चाहिए, फिर किसी वक्त मना लूंगा। वहां कौन रहता है? मैं नहीं जानता, फाटक खुला देखकर गाड़ी अंदर लेता चला गया था। फिर तुमने इमारत के अंदर दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? मैं अंदर नहीं गया, मेहंदी की बाड़ के पीछे छुपा हुआ था। जब वजदी अंदर चला गया तो वहां से भाग निकला। सड़क पर तुम्हें किसी की तलाश थी जिसके लिए तुमने एक शरीफ आदमी की गाड़ी गैर कानूनी तौर पर रोकी थी। मुझे कुछ याद नहीं। अब तुम इसे अपना कार्ड दे सकते हो, फरीदी ने हमीद की तरफ देखकर कहा। हमीद ने चुपचाप तामील की। इस दौरान में वो खामोश ही रहा था। कार्ड देखते ही मोबी भौंकला कर उठ खड़ा हुआ। फटी फटी आंखों से कभी हमीद की तरफ देखता था और कभी फरीदी की तरफ। दवतन वो बेजान होकर दोबारा कुर्सी पर गिर गया। अब तुम खुद को एक औरत के कत्ल के इल्जाम में दे रहे हिरासत समझो, फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। मोबी फिर उछल पड़ा। कत्ल? उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। उसकी लाश उसी इमारत में पाई गई है जहां तुम कैप्टन हमीद को धोखे से ले गए थे। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम किसी साजिश के तहत कैप्टन हमीद को इस कत्ल में मुलव्विस करना चाहते थे। खुदा के लिए आप लोग मुझ पर रहम कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये कोई ऑफिसर है। फिर तुम खुसूसियत से उसी इमारत में क्यों घुसे थे? मैं नहीं जानता था कि उस इमारत में कोई लाश भी मौजूद है। यकीन कीजिए। इस पर यकीन कर लिया जाए तो फिर तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम्हें सड़क पर किसकी तलाश थी। ये मैं नहीं जानता, बल्कि इसका इल्म उसे होगा जो मेरे साथ था। तुम्हारे साथ कौन था? अजनबी खान। ये कौन है? बहुत अच्छा आदमी है, बहुत दिनों से हमारे लिए मंशियात फराम कर रहा है। ओहो, फरीदी हमीद की तरफ मुड़ा। सड़क पर अंधेरा था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख सका, हमीद बोला। उसका पता? फरीदी ने मोबी को घूरते हुए सवाल किया। मैं पता नहीं जानता, वो एक लड़की के तवस्सुस से हमारे हलके में मुतारिफ हुआ था। किस लड़की के तवस्सुस से? हमीद ने पूछा। जूली मदार बख्श, यानी? हाँ, वही जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था। झगड़ा ना होता तब भी। मोबी ने जुमला पूरा किए बगैर अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, झगड़ा ना होता तब भी तुम यही करते। मोबी ने सर झुका लिया। दवतन फरीदी सख्त लहजे में बोला, सच्ची बात, वरना फांसी का फंदा तुम्हारा मुंतजिर है। वो दरअसल अजनबी खान ही ने मुझसे कहा था कि कैप्टन हमीद से मुतारिफ होकर किसी न किसी तरह उसे अपने हल्का में ले आऊं। उसने तुम्हें बताया होगा कि वो कैप्टन हमीद है? नहीं जनाब, हरगिज नहीं। उसने कहा था कि जिंदा दिल आदमी मालूम होता है, इसे हमारे हल्के में मुतारिफ होना चाहिए। और तुमने यकीन कर लिया था कि मकसद सिर्फ उसकी जिंदा दिली से महजूज होना है। मकसद? मोबी बुरा सा मुंह बनाकर बोला, हमें मकसद की परवाह नहीं होती। हमारे लिए ये लफ्जी बेमायने है। हम तो अपने जहन की रो में बहने की कायल हैं। खैर, फरीदी हाथ उठाकर खुश्क लहजे में बोला, फिलहाल तुम्हारा फलसफा हयात जेर बहस नहीं है। आज कैप्टन हमीद को उस इमारत तक लगा ले जाने का मशवरा भी उसी ने दिया होगा। जी हाँ, हम दोनों ही कंपाउंड के एक तारीख गोशे में मौजूद थे। और तुम दोनों ने इसका ताक़ुब शुरू कर दिया था? जी हाँ, लेकिन कैप्टन हमीद के बजाय। मोबी फिर जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गया। उस आदमी का हुलिया बताओ, फरीदी ने उसे नजरअंदाज करके कहा। मोबी ने किसी मुसव्विर ही के से अंदाज में अजनबी खान का हुलिया बयान किया था। उसके खामोश होने पर फरीदी ने कहा, खुद तुम्हारे मुताल्लिक क्या पूछा जाए? वैसे अगर तुम सिविल पुलिस के हवाले कर दिए गए तो सेठ तैयब जी की बड़ी बेइज्जती होगी। मुझ पर रहम कीजिए। अगर आप वालिद साहब को जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि वो मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मामूली हवालात के बजाय अपनी निजी हवालात में रखूं। आप मेरा कुछ भी कीजिए, लेकिन वालिद साहब को इन हालात का इल्म ना होना चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रहोगे। शुक्रिया।
शायद आप कर्नल फरीदी हैं। बस आराम करो। फरीदी उठता हुआ बोला, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जनाब नहीं, शुक्रिया। कमरे से बाहर निकलकर हमीद ने दोबारा दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया। कासिम ने भी यही हुलिया बताया था। फरीदी पुरतफक्कुर लहजे में बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? यही हुलिया था। हमीद ने तवील सांस ली। और मेरा ख्याल है कि मोबी को तुमसे उलझा छोड़कर वो इसीलिए भाग गया कि तुम्हें मेकअप में पहचान न सका था। आखिर चक्कर क्या है? जल्द ही मालूम हो जाएगा। मुझे कासिम की फिक्र है। दूसरी फिक्र इस बात की है कि उसने लक्षणों के बैरों को क्यों बीच में डाला। हाँ, अगर वो आदमी का गोश्त तलब ना करता तो वो उसे नजरअंदाज कर देते। इसका मतलब ये हुआ कि असल मकसद कासिम को उलझाना हरगिज नहीं हो सकता। वो दोनों सिटिंग रूम में वापस आ गए। फरीदी के चेहरे पर गहरे तफक्कुर के आसार थे। आपने जूली मदार बख्श के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा? क्या तुम्हें इल्म था कि मोबी सेठ तैयब जी का लड़का है? नहीं, मैं इस पूरी भीड़ से वाकिफ हूँ हमीद साहब। जूली मदार बख्श टेक्सटाइल मिल्स वालों के खानदान से ताल्लुक रखती है। लेकिन शायद आप ये ना जानते होंगे कि मदार बख्श साहब किसी जमाने में तरकारियों की तिजारत करते थे। गैर मुताल्लिक बातों में ना पड़ो, मैं बड़ी उलझन में हूँ। क्या आप भी उन लोगों के साथ थे जब मैं उस इमारत से फरार हुआ था? नहीं, लाश बरामद होने के बाद मुझे मुत्तला किया गया था। पुलिस वहां किस तरह पहुंची थी? पड़ोसी से किसी ने हल्के के थाने में फोन किया था कि E1/12 में कोई हंगामा हुआ है। पै दर पै फायरिंग की आवाजें आती रही थी। ओह, लेकिन आसपास की किसी इमारत से भी इस किस्म की कोई इत्तला नहीं दी गई थी, क्योंकि किसी ने भी फायरिंग की आवाजें नहीं सुनी थी। बहरहाल तुमने अक्लमंदी का काम किया, मगर मेरी डायरी में किसी ऐसे आदमी का अंदराज मौजूद ही रहेगा जिसने कासिम से 50,000 बतौर रिश्वत तलब किए थे और फिर एक कांस्टेबल पर हमला करके फरार हो गया था। अब तुम अपना रेडीमेड मेकअप कतई इस्तेमाल ना करोगे। बहुत बेहतर जनाब आली। क्या अब सो जाने की इजाजत है? नहीं, पहले कॉफी पियेंगे। आपके हिस्से की भी पहले ही पी चुका हूँ। बको मत, चलो किचन में, वहीं बातें होंगी। कुछ मुलाजिम रात की ड्यूटी के भी होने चाहिए। हमीद करा कर उठता हुआ बोला, घर है, कारखाना नहीं है। किसी औरत के बगैर कारखाना ही लगता है। हमारी बेटी नीला बगरेमा वापस आ रही है। सिर्फ अपनी गई है, बाबा कहकर उसने मेरा करियर तबाह कर दिया है। चलो। फरीदी उसे दरवाजे की तरफ धकेलता हुआ बोला। ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बजी थी। फरीदी ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, फरीदी स्पीकिंग। क्या? अच्छा, पहले उसे एग्जामिन कर लो। इसमें एक्सप्लोसिव तो नहीं है? नहीं, खोलने की जरूरत नहीं है। इसे यूं ही लेबोरेटरी में पहुंचा दो। वो रिसीवर रखकर हमीद की तरफ मुड़ा। क्या बात है? मेरे नाम एक पार्सल आधा घंटा हुआ कोई वॉच एंड वार्ड के आदमी को दे गया है। रमेश की कॉल थी, वो इस वक्त ड्यूटी पर है। 1 बजे पार्सल? हमीद घड़ी पर नजर डालता हुआ बड़बड़ाया। परवाह मत करो, चलो कॉफी बनाओ। इतनी रात गए तो लोग बीवियों को भी परेशान न करते होंगे। किसी वक्त तो आदमियों की तरह गुफ्तगू किया करो। आदम से चली थी ये रीत जो आदमियों तक पहुंची। जूली मदार बख्श के बारे में आपका क्या ख्याल है? तुम्हारे ख्याल से मुख्तलिफ है। अब खिसको यहाँ से। वो किचन में आए। हमीद ने स्टोव पर कॉफी के लिए पानी रख दिया। फरीदी बड़ी मेज के गोशे से टिक कर बुझा हुआ सिगार सुलगाने लगा था। आपका ख्याल है कि मोबी टाइप के लोग मायूसी का शिकार हैं? हमीद बोला। हाँ, मेरा यही ख्याल है, लेकिन इस भीड़ में सभी दौलतमंद घरानों के लोग हैं। इससे क्या होता है? पूरी नई नस्ल गैर शऊरी तौर पर मायूसी का शिकार है। इसमें अमीर गरीब की तखसीस नहीं, उसके लाशऊर पर एटमी तबाहकारियों की परछाइयां पड़ रही हैं, जिसकी बिना पर अफजाइश नस्ल की जिबल्लत बेपनाह तौर पर उभर आई है और इसे बेरहरवी की तरफ ले जा रही है। खैर, इस मसले पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। फिलहाल कासिम का मसला उलझन का बाइस बना हुआ है। जब तक असल मुजरिम हाथ नहीं आ जाते उसकी गुलो खुलासी नामुमकिन है। दफातन उन्होंने फिर फोन की घंटी की आवाज सुनी। फरीदी किचन से चला गया। हमीद केतली को घूरे जा रहा था। ये चक्कर ही बुरा है, उसने सोचा, लेकिन कैसा चक्कर? वो उन लोगों को करीब से देखना चाहता था और जूली में कोई अनोखी बात नजर आई थी जो आमतौर पर नहीं मिलती। पानी उबल गया था। उसने ब्लैक कॉफी के 2 कप तैयार किए। इतने में फरीदी भी वापस आ गया। कौन था? हमीद ने पूछा। वजारत खारदा के सेक्रेटरी मुझसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। लाओ कॉफी उठाओ, अब तुम आराम कर सकते हो। फिर फरीदी ने बहुत जल्दी में कॉफी खत्म की थी और बाहर चला गया था। कुछ देर बाद हमीद ने महसूस किया कि नींद उड़ चुकी है, लिहाजा फिर सिटिंग रूम ही में चला आया। बैठने भी नहीं पाया था कि फाटक पर किसी गाड़ी के पै दर पै हॉर्न की आवाजों ने झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया।
उसने आगे बढ़कर खिड़की से देखा। चौकीदार फाटक खोल रहा था। गाड़ी कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। हमीद भौंकला कर भागा। उसने डीआईजी की कार पहचान ली थी। बाहर पहुंचकर मालूम हुआ कि गाड़ी में डीआईजी के साथ कासिम के वालिद आसिम साहब भी तशरीफ फरमा हैं। डीआईजी ने गाड़ी में बैठे बैठे ही पूछा, फरीदी कहाँ है? उन्हें वजारत दाखिला के सेक्रेटरी ने तलब किया है जनाब। इन्हें जानते हो? डीआईजी ने आसिम साहब की तरफ देखकर पूछा। जी हाँ, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे एक दोस्त के वालिद है बुजुर्गवार। दोस्त से कब से मुलाकात नहीं हुई? गालिबन पिछले हफ्ते हुई थी। तुमने मेरे बेटे को तबाह कर दिया। आसिम साहब धाड़े। क्या उससे कोई ताज़ा हिमाकत सरदत हुई है जनाब? गाड़ी में बैठ जाओ, डीआईजी ने सर्द लहजे में कहा। वो दोनों पिछले नशिस्त पर थे। हमीद अगला दरवाजा खोलकर ड्राइवर के बराबर बैठ गया। गाड़ी मुड़कर फाटक से निकली और डीआईजी ने हमीद को मुखातिब करके कहा, आसिम साहब का ख्याल है कि तुम आज के वाकये के मुतालिक कुछ न कुछ जरूर जानते होगे। इतना ही जानता हूँ जितना कर्नल साहब से मालूम हुआ है। तुम इतनी रात गए पूरे लिबास में क्यों थे? कर्नल साहब मुझसे कह गए हैं तैयार रहना, जरूरत पड़ी तो तुम्हें तलब कर लूंगा। आसिम साहब अपने घर पर तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। अगर ये आपका हुक्म है तो मैं हाजिर हूँ। आसिम साहब की इमारत के करीब डीआईजी ने गाड़ी रुकवाई। हमीद और आसिम साहब उतर गए। आसिम साहब ने डीआईजी का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। मैं बहुत परेशान हूँ बेटे, आसिम साहब हमीद के शाने पर हाथ रखकर बोले। शायद तुमसे गुफ्तगू करते वक्त कोई नाजेबा बात जुबान से निकल गई थी। कोई बात नहीं, आप मेरे बुजुर्ग हैं। अंदर चलो। हमीद उलझन में पड़ गया था, लेकिन अंदर पहुंचकर जल्द ही उसे मालूम हो गया कि वो क्या चाहते हैं। अगर तुम यह बयान दे दो कि तुमने भी कासिम को उस आदमी के साथ जाते देखा था तो उसकी जमानत में आसानी हो जाएगी। आसिम साहब हाँफते हुए बोले, वरना कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मामला गैर मुल्की सिफारत खाने का है। मुझे कोई एतराज नहीं अगर कर्नल साहब मुझे इसकी इजाज़त दें, क्योंकि ये केस बराह रास्त उनके पास पहुंच चुका है और मैं उनका मातहत हूँ। इतना सोच लो कि डीआईजी साहब तुम्हें यहाँ छोड़ गए हैं। अगर सदर मुमलिकत भी मुझे आपके हवाले कर गए होते तब भी मैं कर्नल साहब की इजाज़त के बगैर कोई कदम ना उठा सकता। वैसे कासिम के लिए कर्नल साहब भी फिक्रमंद हैं। तो मैं डीआईजी साहब को तुम्हारे जवाब से मुत्तला कर दूं? यकीनन, हमीद ने बड़े अदब से कहा। इसके बाद उसे वहां से पैदल ही रवाना होना पड़ा था। आसिम साहब इतने बुरा फराख्ता हो गए थे, उन्होंने उसे गाड़ी की पेशकश भी ना की और जैसे ही उसने कंपाउंड के फाटक से कदम बाहर निकाला, उसके सर के पिछले हिस्से पर किसी ने जोरदार जर्ब लगाई और वो वहीं ढेर हो गया। फरीदी 3 बजे के करीब घर वापस आया और उसे चौकीदार से मालूम हुआ कि हमीद को डीआईजी साहब अपने साथ ले गए थे, फिर वो वापस नहीं आया। डीआईजी, फरीदी आहिस्ता से बड़बड़ाया। उसकी आंखों में उलझन के आसार थे। फिर उसने गाड़ी से एक पैकेट निकाला और उसे लिए हुए सिटिंग रूम में आया। पैकेट पर उसी का नाम तहरीर था। गालिबन ये वही पार्सल था जिसकी इत्तला उसे रमेश से मिली थी। कलम तराश चाकू से उसने उसकी मोहरें तोड़ी और पैकेट को खोल डाला। दूसरे ही लम्हे में उसकी पेशानी पर सिलवटें उभर आईं, क्योंकि पैकेट से प्लास्टिक की एक मसनूई नाक और घनी दाढ़ी बरामद हुई थी। चैलेंज। उसके होंठों पर तल्ख सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने दोनों अशिया को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। घड़ी देखी, 3:30 बज रहे थे। फिर वो ख्वाबगाह में चला गया। वैसे उसे हमीद के बारे में तशवीश थी, लेकिन इस सिलसिले में उसने फोन पर डीआईजी से राब्ता कायम करना मुनासिब ना समझा। उसे हैरत थी कि डीआईजी को बराह रास्त हमीद से क्या काम हो सकता है। वो 4:30 बजे तक जागता रहा था। फिर उसकी आंख लग गई थी। ठीक 6:30 बजे आंख खुली और ख्वाबगाह से बाहर निकलकर सबसे पहले उसने मुलाजिमों से हमीद के बारे में पूछा। उसकी वापसी अब तक नहीं हुई थी। मजबूरन उसे डीआईजी से गुफ्तगू करनी पड़ी। आसिम साहब उससे किसी मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते थे, लिहाजा मैंने अपनी ही गाड़ी पर उन्हें आसिम विला के करीब छोड़ दिया था। डीआईजी की आवाज आई। अब तक उसकी वापसी नहीं हुई। फरीदी का लहजा नाखुशगवार था। बड़ी अजीब बात है, तुम होल्ड डाउन करो, मैं दूसरे फोन पर आसिम से बात करता हूँ। फरीदी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो निचला होंठ दांतों में दबाए डीआईजी के जवाब का मुंतजिर रहा। कुछ देर बाद आवाज आई, हेलो जी। आसिम का कहना है कि 10-15 मिनट बाद रुखसत हो गया था। आसिम साहब उससे किस किस्म की गुफ्तगू करना चाहते थे? भाई, मेरे उसके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उसने मुझसे कहा था कि मैं हमीद से बयान दिलवा दूं कि उसने भी कासिम को उस अजनबी के साथ जाते देखा था। मैंने कहा मैं अपने किसी मातहत को इस किस्म के अहकामात नहीं दे सकता, तुम अपने तौर पर बात कर लो। ओह, बहुत बेहतर, कहते हुए फरीदी ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। फिर उसने आसिम विला के नंबर डायल किए। मालूम हुआ कि आसिम साहब अभी सो रहे हैं। उनके किसी मुलाजिम ने कॉल रिसीव की थी। जगा दो, फरीदी गुर्राया। आप कौन है जनाब? पुलिस। बहुत बेहतर जनाब, होल्ड डाउन कीजिए।
थोड़ी देर बाद आसिम साहब की आवाज सुनाई दी। फुफो फरमाइए, क्या आपने हमीद को अपनी गाड़ी से भिजवा दिया था? नहीं, हालांकि इतनी रात गए ये आपका फर्ज था। मैं गुस्से में था। क्यों? उसे मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। आपके तिजोरी जैसे जिस्म में अकल का भी कोई खाना है या नहीं? क्या मतलब? मेरा कोई मातहत मुझसे पूछे बगैर इस किस्म के मशवरों पर अमल नहीं कर सकता। DIG भी उसे खूब समझते हैं, वरना आपकी दोस्त की हैसियत से वो खुद ही हमीद को इस पर मजबूर कर सकते थे। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। इतने बड़े अहमक का बाप इसी का मुस्तहिक है। कहकर फरीदी ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इसके बाद उसने 2-3 नंबरों पर रिंग करके हमीद के मुतालिक पूछगछ की, लेकिन कहीं से भी कोई तशफ़ी बख्श जवाब न मिला। फिर उसने अपने बाज मातहतों को फोन ही पर कुछ अहकाम दिए थे। नाश्ता उसी कमरे में मंगवाया जहां मोबी कैद था। नाश्ते के दौरान में वो मोबी का बगौर जायजा लेता रहा। मोबी की हालत अबतर थी। उसके चेहरे से ऐसा मालूम होता था जैसे बहालत बेदारी कोई ख्वाब देख रहा हो। तुम कौन सा नशा इस्तेमाल करते हो? दफातन फरीदी ने उससे पूछा। हेरोइन। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे 24 घंटों से ज्यादा जिंदा ना रह सकूंगा। तुम्हारे लिए हेरोइन मुहैया कर दी जाएगी। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं जनाब? यकीन कीजिए मैं कतई नहीं जानता था कि किसी साजिश का शरीक हूँ। अजनबी खान मुझे नचाए नचाए फिर रहा था। ये नाम बड़ा अजीब है, क्या तुम्हें इस पर हैरत नहीं हुई थी? मैंने इससे भी ज्यादा अजीब नाम सुन रखे थे, लक्कड़ खान, पत्थर खान, दरवाज़ा खान वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात है जनाब, उसका अंदाज़े गुफ्तगू पठानों जैसा नहीं था, बल्कि वो तो लखनवियों की तरह वल्ला बिल्ला भी करने लगा था। मैंने इस पर भी हैरत जाहिर की थी। कहने लगा मैं लखनऊ में पैदा हुआ था और मैंने निदबों में तालीम हासिल की है, लेकिन कबीले के रिवाज के मुताबिक मेरा नाम रखा गया क्योंकि मेरी पैदाइश की खबर जिस वक्त मेरे बाप तक पहुंची वो एक अजनबी से हम कलाम था। लेकिन उसने अपनी दाढ़ी और नाक मुझे भिजवा दी है। फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। इसके बाद उसने किसी मुलाजिम को तलब करने के लिए घंटी बजाई थी। मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। सेटिंग रूम वाली रद्दी की टोकरी में एक मसनूई दाढ़ी और प्लास्टिक की नाक पड़ी हुई है, जाकर निकाल लाओ, उसने मुलाजिम से कहा। वो चला गया, लेकिन मोबी ने नाश्ते से हाथ रोक लिया था और हैरत से फरीदी को देखे जा रहा था। फरीदी ने उसके लिए कॉफी उंडेली और कप उसकी तरफ खिसकाता हुआ बोला, कभी कभी जराइम पेशा लोग मुझे चैलेंज भी कर देते हैं। ये उसकी एक घटिया मिसाल है। मुलाजिम जल्द ही वापस आ गया था। दाढ़ी और नाक पर नजर पड़ते ही मोबी उछल पड़ा, फिर हकलाया, ये बिलाशुबा उसकी नाक हो सकती है, मेरे खुदा। और अब वो बेफिक्री से शहर में एलानिया घूम फिर रहा होगा। फरीदी आहिस्ता से बोला, अगर उस इमारत में कोई लाश थी जनाब, तो वो कैप्टन हमीद को इस तरह वहां क्यों पहुंचाना चाहता था? फरीदी ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, मुझे अफसोस है कि कुछ दिनों तक तुम्हें इसी कमरे में रहना पड़ेगा। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ इस हद तक शराफत का बर्ताव कर रहे हैं, वरना मुझे तो सचमुच पुलिस की तहवील में होना चाहिए था। नाश्ते के बाद मुलाजिम ट्रॉली वहां से ले गया और फरीदी उठता हुआ बोला, थोड़ी देर बाद हेरोइन तुम्हें मिल जाएगी। फिर उसने मोबी का कमरा मुकफ्फल कर दिया था। जैसे ही सिटिंग रूम में पहुंचा, फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रमेश बोल रहा था। उसने इत्तला दी, रात आसिम विला के फाटक पर चौकीदार मौजूद नहीं था? क्या आम तौर पर होता है? फरीदी ने पूछा। जी हाँ, कल उसे बुखार हो गया था। वहां से किसी ने भी कैप्टन को बरामद होते नहीं देखा। अच्छा। फरीदी ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो बहुत ज्यादा मुतफक्किर नजर आ रहा था। रिसीवर रखा ही था कि फिर फोन की घंटी बजी। इस बार DIG था। उसने हमीद के मुतालिक सवाल किया। नहीं जनाब, अभी तक वापस नहीं आया और मुझे बेहद अफसोस है कि सेठ आसिम ने वापसी के लिए उसे गाड़ी की पेशकश भी नहीं की थी। और दूसरी बात यह है कि सेठ आसिम के बयान के मुताबिक वो वहां से रुखसत हो गया था, लेकिन अभी तक कोई शहादत ऐसी नहीं मिली जिसके मुताबिक वो आसिम विला से बरामद होते देखा गया हो। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं अर्ज करूंगा। मुझे शर्मिंदगी है फरीदी। कोई बात नहीं, कहकर फरीदी ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ठीक 9 बजे वो बाहर निकला और अब उसकी लिंकन उस हवालात की तरफ जा रही थी जहां कासिम नजरबंद था। फरीदी को देखकर उसकी आंखों से मोटे मोटे कतरे ढलकने लगे और उसने भर्राई हुई आवाज में उसे इत्तला दी कि नाश्ते में सिर्फ एक तनूरी रोटी और गुड़ की चाय मिली थी। तुम्हारे बाप बहुत बाअसर आदमी हैं, क्या उन्होंने तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम नहीं किया? बस उनका नाम ना लीजिए। क्यों? वो अगर किसी काबिल होती तो मैं इस हाल को पहुंचता। ठीक कहते हो, फरीदी ने कहा और हमीद की गुमशुदगी की खबर सुनाते हुए उसके बाप की हिमाकत का जिक्र किया। आप भी किस चुगत की बात करते हैं? मैं हमीद भाई को झूठ नहीं बोलने दूंगा, चाहे मुझे अभी फांसी हो जाए। मैं तो सिर्फ भूख को मरने से डरता हूँ।
حمید بھائی کا تو دور دور تک پتہ نہیں تھا، ورنہ میں اس مصیبت میں کیوں پھنستا؟ وہ اس داڑھی والے 420 کی چٹنی بنا دیتے۔ جب تک میں زندہ ہوں تم بھوکے نہیں مر سکتے، فریدی اس کا شانہ تھپک کر بولا۔ دوپہر کو تمہارے کھانے کا انتظام کروں گا، جب تک یہاں رہو گے کھانا اور ناشتہ میرے ہی ذمہ سمجھو۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا باپ سمجھا ہے، حمید بھائی بھی تو فادر ہی کہتے ہیں۔ قاسم کی آواز گلوگیر ہو گئی اور پھر آنسو بہہ چلے۔ جب پھر بہکی ہوئی ذہنی روح معمول پر آئی اور آنسو تھمے تو فریدی نے کہا، وہ آدمی میک اپ میں تھا، لہذا اس کے چہرے کو بھلا کر اس کی اور پہچان بتاؤ۔ سالہ کتوں کی طرح ہنستا تھا۔ کیا تم نے کبھی کسی کتے کو ہنستے دیکھا ہے؟ نہیں تو پھر یہ کیسی پہچان ہوئی؟ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ دماغ ٹھنڈا رکھ کر غور کرو۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد قاسم نے کہا، لونڈیوں کی باتوں پر ایسا لگتا تھا جیسے سالے کی رال ٹپک پڑے گی۔ اس بار تم نے اپنے نقطہ نظر سے غور کیا ہے، یہ بھی کوئی پہچان نہ ہوئی؟ میں کیا کروں، میرا سارا دماغ۔ پھر سوچو۔ قاسم کئی منٹ تک ناک بھوں پر زور دیتے رہنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے کہ اس کی چال میں تھوڑی سی بھچک تھی۔ تم بھچک کسے کہتے ہو؟ شاید اس کی ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی ہے۔ فریدی نے طویل سانس لی اور قاسم سے بولا، اچھی بات ہے، تم مزید غور کرتے رہو، میں دوپہر تک پھر آؤں گا۔ اللہ میرے گناہ معاف کرے، اب تاؤں میں نہیں آیا کروں گا۔ وہاں سے فریدی دفتر پہنچا تھا اور رمیش کو طلب کر کے ہیروئن کے حصول کے لیے کچھ ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھا کر سیٹ مدار بخش کے نمبر تلاش کیے اور اس سے فون پر رابطہ قائم کر کے جولی کے متعلق پوچھا، کیا وہ گھر پر ہے؟ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہیری۔ ابھی باہر گئی ہے؟ کلب؟ پتہ نہیں، کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ فریدی نے ریسیور رکھ کر سگار سلگایا اور کرسی کی پشت گھا سے ٹک کر ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ 15 منٹ بعد رمیش واپس آیا تھا۔ اس نے فریدی کو ایک چھوٹا سا پیکٹ دیا۔ 11 بجے لنکن پھر کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ موبی کا کمرہ کھولنے سے پہلے فریدی نے اپنے باورچی کو قاسم کی خوراک کے لیے ہدایت دی اور نصیر کو بتایا کہ کھانا کس طرح قاسم تک پہنچایا جائے گا۔ موبی بڑی بے چینی سے ہیروئن کا منتظر تھا۔ فریدی کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھ کر اس کی حالت ایسی ہی ہو گئی تھی جیسے کسی بھوکے کتے کے پلے کو مالک کے پاس گوشت کا ٹکڑا نظر آ گیا ہو۔ بیٹھ جاؤ، فریدی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ جولی اس وقت کہاں ملے گی؟ گھر پر۔ گھر پر تو نہیں ہے۔ آپ نے اس کے باپ کے گھر پوچھا ہوگا؟ ہاں۔ اس کا گھر الگ ہے جس کا علم اس کے باپ کو نہیں۔ باپ کے گھر صرف سوتی ہے، صبح اپنے گھر چلی جاتی ہے، شام کو کلب، 2-2:30 بجے شب کو کلب سے باپ کے گھر جاتی ہے۔ اس کا دوسرا گھر کہاں ہے؟ 13 اسٹریٹ میں خان بلڈنگ ہے، اس کے ساتھ میں فلیٹ میں رہتی ہے۔ موبی نے للچائی ہوئی نظروں سے اس پیکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا جو فریدی کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ اب اجنبی خان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ پوچھئے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ میک اپ میں تھا؟ جی ہاں، ناک اور داڑھی سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اس کے چہرے کو نظر انداز کر کے اس کی کوئی اور پہچان بتاؤ۔ پہچان؟ طرز گفتگو کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ میرے خیال سے اس کی خاص پہچان یہی ہو سکتی ہے۔ کچھ اور غور کرو۔ موبی پیکٹ کے حصول کے لیے بے چین تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی تک اس نے اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اس کی چال، وہ بالآخر بولا، اس میں یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی۔ کیا تھی یہ میں نہیں بتا سکتا۔ لنگڑا کر چلتا ہے۔ نہیں، لنگڑاہٹ بھی نہیں کہہ سکتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی قدر اچھل کر چل رہا ہو؟ بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ کیا خیال ہے جولی اس کی اصلیت سے واقف ہوگی؟ پتہ نہیں، ویسے اس نے اسے اجنبی خان ہی کی حیثیت سے حلقے میں متعارف کرایا تھا۔ خیر، یہ لو۔ فریدی نے پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا جو بڑی بے تابی کے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ آپ کتنے رحم دل ہیں، یقین کیجئے میں آپ کو بہت خونخوار آدمی سمجھتا تھا۔ موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ دیوتا ہیں۔ دیوتا نشے بازوں کے لیے منشیات نہیں فراہم کرتے۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ موبی پیکٹ کھولنے میں مصروف ہو گیا تھا، شاید اس نے اس کے جملے کی طرف دھیان ہی نہ دیا ہو۔ اتنے میں نصیر نے فون کال کی اطلاع دی اور فریدی اٹھ گیا۔ موبی کا کمرہ پھر مقفل کر دیا گیا۔ کال وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مجھ تک نہیں پہنچی جناب۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کس طرح مری، ہمیں مجرم چاہیے جلد از جلد۔ تو آپ نے یقین کر لیا کہ سیٹ عاصم کے لڑکے کا بیان درست ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اسے الجھایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الجھانے کے لیے سیٹ عاصم ہی کا لڑکا کیوں؟ فوری طور پر مجرم کو وہی احمق دستیاب ہو سکا ہوگا۔
جی ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا احمق ہے کہ اس آدمی کا صحیح حلیہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہیں کامیابی کی امید نہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ کرنل فریدی، جو کچھ بھی کرنا ہے جلد کرو۔ مجھے حالات کی نزاکت کا احساس ہے جناب۔ تو پھر تم گھر پر کیوں ملے؟ فریدی کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئے اور اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، کوئی ضروری کالے کر رہا تھا، اس کے لیے گھر ہی موضوع نظر آیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے کہ سفارت خانہ پوری طرح تعاون نہیں کر رہا۔ کیا مطلب؟ میں تمہارا ازاغلو کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے واضح جوابات نہیں ملے۔ اس سلسلے میں اپنے طور پر جو مناسب سمجھو کر سکتے ہو۔ شکریہ جناب۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی گاڑی خان بلڈنگ کے سامنے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا۔ 7واں فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ زینے طے کر کے وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچا۔ فریدی کے پے در پے بیل کا بٹن دبانے کے باوجود بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اندر کوئی موجود ضرور تھا، کیونکہ دروازے کا ہینڈل اس ساخت کا تھا جس پر اندر سے مقفل کرنے سے ان کا لفظ اور باہر سے مقفل کرنے پر آؤٹ کا لفظ ابھر آتا تھا۔ اس وقت ہینڈل پر ان کا لفظ موجود تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ دروازے کو اندر سے مقفل کیا گیا ہے۔ فریدی نے پھر کال بیل کا بٹن دبایا، لیکن بے سود۔ 2 منٹ گزر جانے کے باوجود بھی دروازہ نہ کھلا۔ وہ پھر نیچے آ گیا اور ایک دوا فروش کی دکان سے DIG کے نمبر رنگ کیے۔ وہ آفس ہی میں تھا۔ میں خان بلڈنگ کے فلیٹ نمبر 7 کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ وہ اندر سے مقفل ہے اور مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ کس کی ملکیت ہے؟ غالباً جولی مدار بخش نامی لڑکی کرایہ دار کی حیثیت سے یہاں مقیم ہے۔ تمہیں کس بات کا شبہ ہے؟ تفصیل سے پھر عرض کروں گا۔ فی الحال مجھے تلاشی کا وارنٹ چاہیے اور جلد چاہیے۔ وارنٹ کے حصول کی وجہ آپ اس فلیٹ کو ملزم کی کمینگاہ بتا سکتے ہیں۔ وارنٹ کے ساتھ ہی ایک ایسا آدمی بھی ہونا چاہیے جو قفل کو کھول سکے۔ پتہ نہیں تم آج کیسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہو۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ تم تو تنکے سے بھی ہر قسم کا قفل کھول سکتے ہو۔ ملزم نے ایک سرکاری آفیسر کو بھی اس معاملے میں الجھانے کی کوشش کی تھی، لہٰذا میں فی الحال اس قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، لیکن اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، میں خود ہی آ رہا ہوں، وارنٹ سمیت، منتظر رہو۔ فریدی سلسلہ منقطع کر کے خان بلڈنگ میں داخل ہوا اور فلیٹ نمبر 7 ہی کے سامنے ٹھہر کر وارنٹ کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے تک اسے کھڑا رہنا پڑا۔ دوسرے فلیٹوں کے لوگ اسے گھورتے ہوئے قریب سے گزر جاتے، لیکن وہ کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوتا۔ آدھے گھنٹے بعد DIG سول پولیس کے ایک واوردی انسپیکٹر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ یہ انسپیکٹر اپنے محکمے میں قفل کھولنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ DIG نے استفہامی نظروں سے فریدی کی طرف دیکھا۔ بسم اللہ۔ فریدی نے دروازے کے قفل کی طرف اشارہ کیا۔ انسپیکٹر نے جیب سے ایک اوزار نکال کر قفل کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ نشست کا کمرہ خالی نظر آیا۔ ایک اور کمرے سے گزر کر وہ خوابگاہ میں پہنچے تھے، اور جو منظر دکھائی دیا اس کے لیے شاید کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ایک ڈبل بیڈ پر جولی اور کیپٹن حمید لمبے لمبے لیٹے ہوئے تھے۔ جولی کی گردن دھڑ سے الگ تھی اور دونوں کے کپڑے خون سے تر تھے۔ فریدی مستربانہ انداز میں آگے بڑھا۔ حمید کی آنکھیں بند تھی اور وہ اس طرح رک رک کر گہری سانسیں لے رہا تھا جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ DIG بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ایمبولنس جناب، حمید کی زندگی خطرے میں ہے، فریدی کہتا ہوا دروازے کی طرف جھپٹا۔ اتنی زیادہ سراسیمگی کے آثار اس کے چہرے پر شاید ہی کبھی کسی نے دیکھے ہوں۔ حمید کو 2 گھنٹے بعد پولیس ہسپتال میں ہوش آیا تھا۔ DIG اور فریدی اس کے بستر کے قریب ہی موجود تھے۔ میں یہاں کس طرح پہنچا؟ کچھ دیر بعد اس نے کراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ بہت زیادہ متورم تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چوٹ نہیں تھی۔ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ فریدی نے آگے جھک کر پوچھا۔ میں عاصم ولا سے باہر نکلا ہی تھا کہ کسی نے بے خبری میں سر پر ضرب لگائی، پھر مجھے ہوش نہیں۔ DIG کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فریدی نے آنکھوں کی جنبش سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دوبارہ ہوش آنے پر تم کہاں تھے؟ اس نے حمید سے سوال کیا۔ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر سوچو۔ حمید نے آنکھیں بند کر لیں۔ DIG فریدی کو بستر سے دور لے جا کر آہستہ سے بولا، اسے سوچنے دو اور مجھے بتاؤ کہ ملزم نے کس سرکاری آفیسر کو الجھانے کی کوشش کی تھی؟ حمید کو۔ اوہو، تفصیل اطمینان سے بتاؤں گا، فی الحال مجھے اس کا تحریری بیان لینا ہے۔ DIG نے پرتشویش نظروں سے حمید کی طرف دیکھا۔ وہ پھر حمید کے بستر کے قریب آ گئے اور فریدی کے مخاطب کرنے پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ اس سے پہلے بھی مجھے ہوش آیا ہو۔ عاصم ولا سے یہاں تک ٹوٹل بلیک آؤٹ، وہ کراتا ہوا بولا۔
کیا تم اتنی توانائی محسوس کر رہے ہو کہ تفصیل کے ساتھ بیان دے سکو؟ فریدی نے پوچھا۔ میں زیادہ دیر تک بول نہیں سکتا، سر میں شدید تکلیف ہے۔ اچھا تو ابھی آرام کرو۔ ڈی آئی جی اور فریدی کمرے سے باہر نکلے اور فریدی نے حمید کی کہانی شروع کر دی، لیکن اسی حد تک رہا کہ موبی کی بے ضابطہ گرفتاری کا ذکر نہ آنے پائے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی ڈی آئی جی نے سوال کیا، اور وہ آدمی موبی وہ کہاں ہے؟ تلاش جاری ہے، فریدی نے جواب دیا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اور یہ لاش اس لڑکی کی تھی۔ کس لڑکی کی؟ جس سے کلب میں حمید کا جھگڑا ہوا تھا، جولی مدار بخش۔ اوہو! ڈی آئی جی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جولی اس آدمی کی شخصیت سے واقف تھی اور اس نے اس بار حمید کو جولی کے قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر چکر کیا ہے؟ ڈی آئی جی پرتفکر لہجے میں بڑبڑایا۔ تمہارا زاغلو اس ملک کے سفارت خانے سے تعلق رکھتی تھی جس سے ہمارا ایک معاہدہ مستقبل قریب میں ہونے والا تھا۔ یا تو اب وہ ملتوی ہو جائے گا یا سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ معاہدہ کسی حد تک فوجی نوعیت کا تھا۔ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کس دشمن ملک کے ایجنٹ کی حرکت ہو سکتی ہے۔ اگر حمید بھی قاسمی کے ساتھ اس عمارت میں پایا گیا ہوتا تو اس کیس کی کیا صورت ہوتی؟ خدا بندہ! ڈی آئی جی نے طویل سانس لی۔ ان دونوں کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ دونوں ایک ساتھ لڑکیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ کیا تم نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھی ہے؟ مجھے اس کا موقع کہاں نصیب ہوا۔ تمارا کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے اور اس سے قبل بہت زیادہ بدسلوکی کی گئی تھی۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں اس کا مطلب۔ اگر حمید بھی وہاں پایا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لیکن یقین کیجئے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اتنا بیہودہ نہیں ہے۔ حمید صرف زندہ دلی کے اظہار کی حد تک لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے، اس سے آگے کبھی نہیں بڑھا۔ اس سے بحث نہیں، فی الحال وہ جس حالت میں پایا گیا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ اس کے بعد دونوں کی راہیں الگ ہو گئی تھیں۔ فریدی نے آفس پہنچ کر رمیش کو طلب کیا، اس آدمی کو پیش کرو جس سے تمہیں پیکٹ ملا تھا۔ وہ اس وقت ڈیوٹی پر نہیں ہے جناب، رات کی ڈیوٹی میں تھا، رمیش نے جواب دیا۔ گھر سے بلواؤ۔ بہت بہتر جناب، رمیش نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ فریدی نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف ڈی آئی جی تھا۔ سنو، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ لڑکی کی لاش کی دستیابی کے ساتھ رپورٹ میں حمید کا ذکر بھی آئے، اس نے کہا۔ میں نہیں سمجھا جناب، فریدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میری وجہ سے وہ دشواری میں پڑا۔ اگر رپورٹ میں اس کا نام آ گیا تو ضابطے کی بعض کارروائیوں کی بنا پر اسے مزید دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ وہ تو ہے، ظاہر ہے کہ کلب میں جولی سے جھگڑے کا ذکر اس کے بیان میں ضرور آئے گا، اسی لیے اس سلسلے میں حمید کو نظر انداز کرو۔ موقع واردات پر میرے ساتھ انسپکٹر مغل بھی تھا، میں نے اسے زبان بند رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد اس نے ریسیور رکھ کر طویل سانس لی تھی۔ کچھ دیر بعد رمیش نے اس پہرے دار کو پیش کر دیا جسے کوئی شخص مصنوعی ناک اور داڑھی والا پیکٹ دے گیا تھا۔ کیا تمہیں اس کا حلیہ یاد ہے؟ فریدی نے اس سے پوچھا۔ میں شکل نہیں دیکھ سکا تھا جناب، وہ اندھیرے میں تھا اور جلدی میں بھی معلوم ہوتا تھا۔ آپ کا نام لیا تھا اور پیکٹ تھما کر چلتا بنا تھا۔ تم کہاں تھے؟ پھاٹک پر۔ کیا وہاں اندھیرا رہتا ہے؟ نہیں صاحب، بلب فیوز ہو گیا تھا، پھر 10 منٹ بعد دوسرا لگا دیا گیا تھا، وہ اسی وقت آیا جب اندھیرا تھا۔ سڑک پر تو روشنی تھی، تم نے اسے جاتے دیکھا ہوگا۔ دیکھا تھا جناب، لیکن چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، وہ منہ موڑ چکا تھا۔ چلنے کا انداز یاد ہے؟ فریدی نے سوال کیا۔ پہرے دار کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بہت تیز چل رہا تھا جناب۔ اور کیا؟ تیز تو چل رہا تھا مگر ایسا لگتا تھا جیسے پھدک رہا ہو۔ فریدی نے ہاتھ ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا اور رمیش سے بولا، بیٹھ جاؤ۔ رمیش نے مودبانہ کرسی کھسکائی اور بیٹھ گیا۔ چتھم روڈ پر دلی واک کے چوراہے سے کچھ آگے وائلڈ کارنر کا چھوٹا سا نائٹ کلب ہے، وہاں کسی ایسے آدمی پر نظر رکھنی ہے جس کی چال میں کسی قدر ابھر کر چلنے کا انداز ہو۔ بہت بہتر جناب۔ یک پھر فون کی گھنٹی بجی۔ فریدی نے ریسیور اٹھاتے ہوئے رمیش کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس بار بھی ڈی آئی جی ہی کی کال تھی۔ حالات بدل گئے ہیں، اس نے کہا۔ جولی کے باپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پچھلی رات جولی نے اسے کیپٹن حمید سے اپنے جھگڑے کے متعلق بتایا تھا۔ یہ کوئی بڑی سازش ہے جناب، فریدی نے خشک لہجے میں کہا، اسی لیے میں نے اس کا صحیح اور مکمل تحریری بیان لینا چاہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری تجویز مناسب تھی۔ دوسری طرف سیٹ طیب جی کو اپنے بیٹے موبی کی تلاش ہے۔ جولی نے اپنے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ پول کھل جانے کے بعد کیپٹن حمید موبی کے پیچھے بھاگتا چلا گیا تھا اور پھر اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ جی اچھا۔ پل بھر کے لیے فریدی کی آنکھوں میں فکر مندی کے آثار نظر آئے۔
ऐसी सूरत में जबकि जूली की लाश के साथ हमीद भी मिला था, सेठ मदार बख्श का बयान उलझावे पैदा कर सकता है। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? भाई जो तुम मुनासिब समझो। अगर ये नया इंकशाफ ना होता तो मैंने तुम्हें कुछ देर पहले मशवरा दिया ही था। आप मुतमईन रहें। फरीदी तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं किसी मरहले पर यह ना जाहिर होने दूंगा कि हमीद आपके हुक्म की तामील में आसिम विला गया था। हाँ सुनो, DIG बात उड़ाकर बोला, क्या ये जरूरी है कि लाश के साथ हमीद का भी जिक्र किया जाए? यकीनन जरूरी है। मैं इस सिलसिले में कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। भाई तुम जानो। आप मुतमईन रहें। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज सुनकर फरीदी ने रिसीवर रख दिया। 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो दोबारा पुलिस अस्पताल पहुंचा था। हमीद की हालत अब पहले से बेहतर थी। उसे अभी तक ये नहीं मालूम हो सका था कि वो फरीदी को कहां और किस हाल में मिला था। लिहाजा जब उसे इसका इल्म हुआ कि वो जूली की लाश के बराबर पड़ा पाया गया था तो वो भौंकला कर उठ बैठा। फरीदी उसकी आंखों में देखे जा रहा था। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या आपको मेरे बयान पर शुबा है? यकीन कीजिए, आसिम विला के फाटक पर बेहोश हो जाने के बाद से यही मेरी आंख खुली है। मुझे यकीन है कि तुम सच कह रहे हो, क्योंकि डॉक्टर का भी यही ख्याल था कि सर की चोट से तारी होने वाली बेहोशी की मुद्दत ख्वाब आवर इंजेक्शन से बढ़ाई जाती रही थी। फिर आप मेरी आंखों में क्या तलाश कर रहे हैं? पशेमानी। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, क्या अभी तुम भांत भांत की औरतों के शौक में अहमकों की तरह इधर उधर भागते फिरोगे? अगर ऐसा ना होता तो भुतेरे बेगुनाह फांसी पा जाएं। अगर मैं भी मुलव्विस ना किया गया होता तो आप कासिम के बयान पर यकीन न करते। हमीद साहब, वो तो मुजरिम ने खुद ही कासिम के बयान की तायद कर दी थी। आखिर उसने अपनी मसनूई नाक और दाढ़ी मुझे क्यों भिजवाई? ये वाकई उलझन की बात है, और शायद इस केस में सबसे ज्यादा अहम बात भी। क्या ये चैलेंज नहीं हो सकता? पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन बाद वजू के बिना पर इस ख्याल को तर्क करना पड़ा। खैर, फिलहाल तुम अपनी रिपोर्ट तैयार कर लो, लेकिन ख्याल रहे कि मोबी की गिरफ्तारी का जिक्र इसमें ना आने पाए। वो तुम्हें उस इमारत में पहुंचाकर गायब हो गया था। आसिम और DIG का जिक्र भी ना आने पाए। इसके बजाय तुम लिख सकते हो कि मैंने तुम्हें फोन पर वाइल्ड कॉर्नर के करीब पहुंचने को कहा था। तुम घर से पैदल रवाना हुए थे, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी कोशिश के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो सकी थी। टैक्सी की तलाश में तुम मेन रोड तक आए और वहीं तुम पर किसी ने हमला किया। तुम बेहोश हो गए और जब होश में आए तो खुद को पुलिस अस्पताल में पाया। मोबी का क्या होगा? हमीद ने तवील सांस लेकर पूछा। कुछ ना कुछ तो होगा ही, फरीदी खला में घूरता हुआ बोला। वो किसी गहरी सोच में पड़ गया था। थोड़ी देर बाद उसने ब्रीफकेस से कागज और कलम निकालकर हमीद को दिए और उठ गया। अब लिंकन कोठी की तरफ जा रही थी। शाम के 4 बजे थे। सबसे पहले उसने मोबी की खबर ली। वो काफी हशाश बशाश नजर आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें दुनिया में हीरोइन के अलावा और कुछ ना चाहिए? फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। और क्या रखा है दुनिया में जनाब? जिंदगी अगर सरमस्तियों में गुजर जाए तो रायगा नहीं है। काफी सूझबूझ वाले मालूम होते हो। सूझबूझ जी नहीं, सूझबूझ तो जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। खैर, मैं तो तुम्हें यह बताने आया था कि जूली कत्ल कर दी गई है। वो तो होना ही था, मोबी ने लापरवाही से कहा। उसने जर्रा बराबर भी हैरत जाहिर नहीं की थी। क्या मतलब? वो अजनबी खान की असलियत से भी वाकिफ होगी। सूझबूझ की बातें कर रहे हो? अभी तक मुझे कोई ऐसी मनशी चीज नहीं मिली जो सूझबूझ का खात्मा कर देती। अब मैं तुम्हें रिहा कर देना चाहता हूँ। ये आप अच्छा नहीं करेंगे? तुम्हें भी खतरा है। मैं खतरे की बात नहीं करता। आप बहुत रहमदिल हैं। जितने दिन मुझे यहाँ बंद रखेंगे मेरे लिए हीरोइन फराम करते रहेंगे। बाहर निकलते ही मैं इससे महरूम हो जाऊंगा, क्योंकि अब अजनबी खान भी मुंह ना दिखाएगा हम पर। इसीलिए उसकी हुकूमत थी। मंशियात की स्मगलिंग पर कड़ी देखभाल शुरू होने के बाद से हम बड़ी दुश्वारियों में पड़ गए हैं। तब फरीदी ने उसे बताया कि जूली ने कत्ल हो जाने से पहले अपने बाप को हमीद से झगड़े के मुतालिक बताया था, और ये भी कहा था कि कैप्टन हमीद उसके बाद मूवी के पीछे दौड़ गया था। लिहाजा जूली के बाप के बयान के बाद सेठ तैयब जी को परेशानी लाहक हो गई थी और उन्होंने तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। तो क्या जूली कैप्टन की असलियत से वाकिफ थी? यकीनन, वरना वो अपने बाप से हमीद का जिक्र क्यों करती? तो फिर वो झगड़ा भी इत्तफाकन ही नहीं हुआ था। तुम ठीक समझे। अगर कैप्टन हमीद उस इमारत में फंस गए होते तो शायद जूली के कत्ल की नौबत ना आती। हर हाल में यही होता, फरीदी मोबी की आंखों में देखता हुआ बोला। हमीद अगर कत्ल केस में मुलव्विस हो जाता तब भी वो नामालूम आदमी हर इस फर्द को रास्ते से हटाने की कोशिश करता जो उसकी असलियत से वाकिफ रहा हो।
तुम्हें खदशा ना होना चाहिए क्योंकि तुम उसे अजनबी खान की हैसियत से जानते थे। इसके बावजूद मैं आपकी कैद से रिहाई नहीं चाहता। तुम शौक से बयान दे सकते हो कि उस रात के बाद से मेरी निजी कैद में रहे थे। मैं किसी सूरत में भी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिसकी बिना पर कैप्टन हमीद की पोजीशन खतरे में पड़े। मैं तो एक हफ्ता घर से गायब रहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को परवाह नहीं होती। सेठ मदार बख्श के बयान का इल्म होने पर उन्होंने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई होगी। कुछ भी हो, अब तुम मेरे लिए बेकार हो। मैं अभी तुम्हें बाहर किए देता हूँ। नहीं, वो हकलाया और फरीदी ने उसकी आंखों में खौफ की झलकियां देखी। क्यों, क्या तुम भी कत्ल कर दिए जाओगे? नहीं। साफ साफ गुफ्तगू करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझ पर रहम कीजिए और मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए। नहीं, अब ये नामुमकिन है। जूली के बाप के बयान के बाद मैं तुम्हें अपनी निजी कैद में नहीं रख सकता। तुम्हारे लिए पुलिस की हवालात ही मौजू रहेगी। मैं देखिए। नहीं मूवी, सिविल पुलिस वाले तशद्दुद करके तुमसे सही बात उगलवा लेंगे। मैं अब इसलिए तशद्दुद नहीं कर सकूंगा कि इससे पहले मेहरबानी का बर्ताव कर चुका हूँ। हत्ता कि तुम्हारे लिए हीरोइन तक मुहैया की थी, जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। अगर पुलिस ने तुम्हारा इस दिन का भी रिमांड ले लिया तो तुम बेमौत मर जाओगे। वहां तुम्हें हीरोइन नहीं मिलेगी। कर्नल साहब रहम कीजिए, मैं अब आपसे अपने एक शुबे का भी इजहार करता हूँ। अजनबी खान भी किसी का आलाकार था। ये किस बिना पर कहते हो? अजनबी खान को मंशियात उसी सिफारत खाने के एक आदमी से मिलती थी जिसका जिक्र आपने किया था। मैंने किसी सिफारत खाने का नाम नहीं लिया था, फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। दोपहर को जब आए थे तो आपके हाथ में एक अखबार भी था जिसे आप यहीं छोड़ गए थे। ओ, तो उसी सिफारत खाने का कोई आदमी? जी हाँ, बोनार कहलाता है। मैं उसके ओहदे से वाकिफ नहीं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ था कि अजनबी को उसी से मंशियात मिलती हैं? एक बार जूली ने नशे में मुझे बता दिया था। मैं भी नशे में था और अजनबी खान के गुन गा रहा था। वो पता नहीं क्यों झुंझला गई। कहने लगी, मैं जानती हूँ कि किससे उसको मंशियात मिलती हैं, और फिर उसने मुझे बोनार के बारे में बताया था। तुमने अजनबी खान से इसका जिक्र किया होगा? नहीं, मैंने उस वक्त उस बकवास को कोई अहमियत नहीं दी थी, लेकिन अखबार में उस औरत की लाश के मुतालिक पढ़कर अचानक याद आ गया। तुमने बोनार को कभी जूलिया के साथ देखा भी था? नहीं, मैंने उसे उसके साथ कभी नहीं देखा। बोनार को तो देखा ही होगा। जी नहीं। फरीदी किसी सोच में पड़ गया, लेकिन बगौर मोबी को देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसने मुलाजिम के लिए घंटी बजाई और उसके आने पर बोला, कॉफी यहीं लाओ। इसके बाद वो भी यही कहता हुआ उठ गया था। मैं अभी आया। मोबी का कमरा मुकफ्फल करके वो तजुर्बेगाह में आया और एक ट्यूब से सफेद रंग का थोड़ा सा सफूफ निकाल कर चुटकी में दबाए हुए किचन की तरफ चल पड़ा। बावर्ची ट्रॉली पर बर्तन रख चुका था। फरीदी ने उसे दूसरी तरफ मुतवज्जा देखकर एक प्याली उठाई और चुटकी में दबा हुआ सफूफ उसमें डाल दिया। बावर्ची दूसरी बार ट्रॉली की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसे फरीदी की मौजूदगी का एहसास हुआ। फिर कबल इसके कि वो कुछ कहता, फरीदी ने उससे कहा था, कुछ बिस्किट और जेली भी भिजवाना। बहुत अच्छा जनाब। इसके बाद फिर मूवी वाले कमरे में दाखिल हुआ था। इस बार उसने मूवी के चेहरे पर ताजगी ना देखी। फरीदी इस वक्त तक खामोश बैठा रहा जब तक कॉफी की ट्रॉली ना आ गई। मूवी ने उठकर कॉफी बनाना चाही थी, लेकिन फरीदी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुलाजिम जा चुका था। फरीदी ने 2 प्यालियों में कॉफी उंडेली और एक उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो पियो और जहन पर जोर देकर कुछ और भी ऐसी बातें याद करने की कोशिश करो जो मेरे काम आ सकें। मैं हर तरह ताउन करने को तैयार हूँ जनाब, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपनी कैद ही में रखिए। मैंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। फिलहाल तुम कॉफी पियो। मोबी ने 2-3 ही घूंट लिए थे कि उसकी पलकें भोजन होने लगी और वो इस तरह आंखें फाड़ने लगा जैसे अपने जहन से लड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बेसूद। जल्द ही बेहोश होकर कुर्सी की पुश्त घाह पर टिक गया था। फरीदी ने उसकी कॉफी की प्याली लेकर ट्रॉली पर रख दी और बड़े इत्मीनान से कॉफी पीता रहा। इसके बाद उसने मोबी को कमरे से उस तहखाने में मुंतकिल कर दिया था जिसका इल्म मुलाजिमों को भी नहीं था। इससे फुर्सत पाकर उसने बोनार से मुतालिक छानबीन शुरू की और उसके एक मातहत ने उसके बारे में तफसीलात फराहम कर दी। वो हर शब नयागरा होटल के रिक्रिएशन हॉल में मिलता था। सिफारत खाने के शोबा नशर व इशाअत का सरबरा था। कई जुबानें बोल और समझ सकता था, उसमें उर्दू भी शामिल थी। 7 बजे वो फिर पुलिस अस्पताल पहुंचा। हमीद की हालत बेहतर थी। फरीदी ने उसका तहरीरी बयान देखा और तह करके ब्रीफकेस में रखता हुआ बोला, ठीक है। अचानक इसी वक्त इंस्पेक्टर आसिफ वहां पहुंचा और फरीदी को नजरअंदाज करके बोला, क्या तुम बयान देने के काबिल हो गए हो? जूली के कत्ल का केस मेरे सुपुर्द किया गया है। फरीदी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने ब्रीफकेस से हमीद का तहरीरी बयान निकालकर उसके हवाले कर दिया। इसमें जूली के नाश का जिक्र नहीं है। आसिफ बयान पढ़कर हमीद को घूरता हुआ बोला,
इसके लिए आपको मेरा बयान लेना पड़ेगा, फरीदी ने खुश दिली से कहा। उसने अपने बयान में वाज़ेह कर दिया है कि बेहोशी के बाद यही होश आया था। इंस्पेक्टर आसिफ ने उसे कीनततोज़ नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारा बयान भी जरूरी है। तुमने जूली की लाश दरियाफ्त की थी, तुम आखिर उस फ्लैट तक कैसे पहुंचे थे? फरीदी मामर और सीनियर अफसरों का एहतराम करता था, लिहाजा आसिफ के लहजे की परवाह किए बगैर नरमी से बोला, मैं अपने केस के सिलसिले में जूली से मिलना चाहता था। तुम्हारे केस से जूली का क्या ताल्लुक? ताल्लुक आप पर जाहिर करना मेरे फराइज में दाखिल नहीं है। अच्छी बात है, उसने फरीदी और हमीद को बारी बारी से घूर कर कहा। बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किसके फराइज में क्या दाखिल है। एक बात और आसिफ साहब, हमीद के बयान के साथ साथ उसके मुतालिक डॉक्टर की रिपोर्ट भी हासिल करना मत भूलिएगा, फरीदी ने कहा और आसिफ बुरा समूह बनाकर बोला, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। बहुत अच्छा, फरीदी मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाता हुआ बोला, अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि अपने तौर पर हमीद से पूछगछ कर सकें। मुझे इसकी परवाह नहीं है, तुम मौजूद रहो, आसिफ ने मुसाफा करते हुए खुश्क लहजे में कहा। मैं अदीमुल फुर्सत हूँ, फरीदी ने कहा और आगे बढ़ गया। वो दोनों उसे जाते देखते रहे। फिर आसिफ हमीद की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसे मज़ाक़ाना अंदाज में मुस्कुराते देखा। सारी हेकड़ी रखी रह जाएगी। आसिफ एकदम भड़क उठा। जूली के बाप को इल्म हो गया है कि लाश के साथ तुम पाए गए थे। हेकड़ी किसे कहते हैं मैं नहीं जानता, उर्दू में कहिए, हमीद मुस्मसी सूरत बनाकर बोला। उर्दू अंग्रेजी सब भूल जाओगे, आप जैसे उस्तादों के पढ़ाए हुए लोगों का यही असर होता होगा। मोबी कहाँ है जिसका जिक्र तुमने अपनी रिपोर्ट में किया है? मैंने अपनी रिपोर्ट ही में लिख दिया है सब कुछ, इससे ज्यादा नहीं जानता। मोबी के बाप से भी तुम लोगों को निपटना पड़ेगा, 1200 आदमी हैं। मेरा बाप भी किसी से कम नहीं है चटरान, आप जानते हैं। फजूल बातों में वक्त जाया ना करो, ये बताओ जूली से कब से ताल्लुकात थे? ये भी मेरी रिपोर्ट में मौजूद है। गर्ज ये कि आसिफ बड़ी देर तक उसका सर खाता रहा और बिलाखिर उठता हुआ बोला, तुम मुझे इत्तला किए बगैर कहीं ना जाओगे। आसिफ साहब, पहले मुझे मुलाजमत से मुअत्तल कराने की कोशिश कीजिए, इसके बाद इस किस्म के अहकामात सादिर फरमाइएगा। ये भी हो जाएगा, तुम देख लेना। क्या मैं आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं शुक्रिया, आसिफ ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ये तुम्हारे बिस्तर के करीब फोन क्यों रखा हुआ है? मैं ड्यूटी पर हूँ आसिफ साहब। आसिफ चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में मक्काराना चमक सी पैदा हुई और उसने कहा, अगर ड्यूटी पर हो तो चलो मेरे साथ वाइल्ड कॉर्नर तक। क्या बात हुई? तुम्हारी मौजूदगी में जूली के मुतालिक पूछगछ करने में ज्यादा आसानी होगी। हमीद कुछ कहने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से फरीदी बोल रहा था। उसने आसिफी के बारे में पूछा। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं उनके साथ वाइल्ड कॉर्नर तक जाऊं, हमीद ने कहा। क्या तुम आसानी से ऐसा कर सकोगे? मुमकिन है। अच्छा, तो आधे घंटे तक उसे वहीं रोके रखो। बेहतरीन तदबीर यह है कि तुम मुझसे कहो कि तुम्हारे लिए एक कमीज और दूसरा सूट भिजवा दूं। लेकिन मैं इस लिबास में कहीं नहीं जा सकता, हमीद ने आसिफ को सुनाने के लिए कहा। मेरे लिए दूसरे कपड़े भिजवा दीजिए। फरीदी ने दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया था, लेकिन हमीद खामखा बकवास करता रहा। कोई उम्दा सी कमीज निकलवा दीजिए। शुक्रिया, रिसीवर रख कर वो आसिफ की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया था। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आसिफ नाखुशगवार लहजे में बोला। मैं तन्हा जाऊंगा और आप खुद को तन्हा महसूस करेंगे, हमीद ने ठंडी सांस लेकर कहा। क्या मतलब? वो जंगल है जहां आप गुम हो जाएंगे, लिहाजा मुझ जैसा रहबरी के लिए जरूरी है। फरीदी ने फोन पर क्या कहा था? आपके सामने ही गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने इस पर कोई एतराज नहीं किया, मुझे बखुशी इजाजत दे दी। इसमें भी कोई चाल होगी? बहुत बेहतर, तो फिर मैं अब सोना चाहता हूँ, खुदा हाफिज, कहकर हमीद ने अपनी चादर तान ली। आसिफ होंठ पीछे उसे घूरता रहा। उसके अंदाज से कतन जाहिर नहीं होता था कि फौरी तौर पर जाने का इरादा रखता हो। हमीद ने भी चादर चेहरे से ना हटाई। ठीक 20 मिनट बाद एक मुलाजिम उसके कपड़े लेकर वहां पहुंच गया था। आसिफ खामोश बैठा सब कुछ देखता रहा। हमीद ने गुस्लखाने में जाकर लिबास तब्दील किया और खिलंडरे अंदाज में सीटी बजाता हुआ दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो आसिफ गायब था। लिबास तब्दील कर चुका था, लिहाजा वहीं पड़े रहना बस से बाहर मालूम होने लगा। उसने सोचा चलो कासिम ही से दो बातें हो जाएं। उसे इल्म था कि वो किस पुलिस स्टेशन की हवालात में है। हमीद वहां उस वक्त पहुंचा जब कासिम रात का खाना खा रहा था। उसे देखकर उसने खाना छोड़ दिया और रो देने के अंदाज में कुछ कहने के लिए स्टार्ट लेने लगा। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, हमीद हाथ उठाकर बोला। तुम इत्मीनान से पेट भर लो, फिर बातें करेंगे। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुम मुझसे बात करो हमीद भाई। खाना खाओ, हमीद आंखें निकाल कर गुर्राया। फिर कासिम खाता भी रहा और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू भी ढलकते रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने रुमाल से हाथ साफ करते हुए हमीद से पूछा, अब बोलूं? शुरू हो जाओ। मुझे इसका गम था कि साला एक मुर्दा औरत को नीचा दिखाने के लिए ले गया था।
तुम किसी मुर्दा औरत को भी नीचा दिखाने के काबिल नहीं हो। अब तो फंस गया हूँ, जितना जी चाहे जला लो। तुम्हारी गुलेरी खानम भी आती थी या नहीं? हमें तौबा करो, बेइज्जती ना हो जाएगी। शौहर साला जेल में है, एक वक्त का खाना भी तो ना भिजवाया किसी ने। यहाँ साले तंदूरी रोटी और चने की दाल देते हैं। खुदा भला करे कर्नल साहब का। मुझे इल्म है, मगर तुम कहाँ गायब हो गए थे? कर्नल साहब कह रहे थे। एक मुर्दा औरत मुझे भी नीचा दिखा रही थी। देख लिया? कासिम ने लहक कर पूछा। अब ये बताओ, अगर फांसी हो गई तो मैं क्या करूंगा? हमीद ने मुस्मसी सूरत बनाकर कहा। जबरदस्ती ही तो होती है। कोई इस्तेदा नहीं करता कि हुजूर तशरीफ ले चलिए फांसी के तख्ते पर। मैं कहता हूँ कि वो पहले ही से मरी हुई थी, फिर कैसे हो जाएगी फांसी? अदालत में साबित किया जा सका तभी तो, वरना बुतेरे बेगुनाह भी मारे जाते हैं। अल्लाह देख रहा है, कासिम भन्ना कर बोला। एक साहब खाना भिजवाते हैं और दूसरे साहब हजम भी नहीं होने देते। हमीद को हंसी आ गई और वो उसका शान थपक कर बोला, खैर तुम परवाह ना करो, मैं तुम्हें अदालत से बरी करा दूंगा। वो किस तरह? मैं कह दूंगा कि कासिम अभी पैदा ही नहीं हुआ, दुश्मनों ने बेपरखी उड़ाई होगी। हमें जाओ, अदालत अंधी है कि उसे इतना लंबा चौड़ा पैदा दिखाई न देगा। खैर छोड़ो, हमीद आहिस्ता से बोला। मैंने एक छोटा नाइट क्लब दरियाफ्त किया है जहाँ बड़ी अजीब व गरीब लड़कियां पाई जाती हैं। बस बस, कासिम दोनों कानों में उंगलियां ठूसता हुआ बोला। अल्लाह करे सारी लड़कियां मर जाएं। अब मुझसे लड़कियों की बात ना करो। बस इतने ही में हिम्मत हार बैठे? लड़कियों की बात ना करो वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। बुज़दिल ही सही, लड़कियों की बात ना करो, अल्लाह ताला सुन रहा है। फांसी ना हुई तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। यक बैक हमीद संजीदा हो गया। उसे अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। तेजी से मुड़ा। इंस्पेक्टर आसिफ उसे घूर रहा था। आप यहाँ कैसे? हमीद ने किसी कदर नाखुशगवारी के इजहार के साथ पूछा। तुम इसे क्या सिखाने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? इसका ताल्लुक हमारे केस से है आसिफ साहब। सवाल तो ये कि आपको किसी ने यहाँ आने क्यों दिया? आसिफ के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसका मफहूम हमीद फौरी तौर पर ना समझ सका। आखिर आसिफ उसका शाना थपक कर बोला, तुम ठीक कहते थे, वाइल्ड कॉर्नर वाकई जंगल है, मदहोश लोग हैं, उनकी नजरों में किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। क्या आप वहां गए थे? हाँ, वहां सबको मालूम है कि तुम विग लगाकर उनकी भीड़ में शामिल हुए थे। जूली ने सबको बता दिया था कि तुम कौन हो। तब तो मेरा जाना खतरे से खाली नहीं। हमीद, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो बेहद अजीब लोग हैं। ना तो उन पर जूली की मौत का असर है और ना वो तुम ही से खफा है। वो कह रहे थे कैप्टन हमीद बहुत जिंदा दिल आदमी है, काश वो सचमुच हम में से होता। हमीद ने आसिफ की तरफ बेअतबारी से देखा और बोला, तो फिर क्या है, जाइए, वो आपसे जरूर ताउन करेंगे जब इस हद तक गुफ्तगू हो चुकी है। तुम चलो तो। अच्छा चलिए। तसल्ली के 2-4 अल्फाज कहकर हमीद हवालात से बाहर आ गया था। आसिफ के पास मोटरसाइकिल थी और हमीद टैक्सी से आया था, लिहाजा मोटरसाइकिल ही से रवानगी हुई। क्लब के सामने पहुंचकर दोनों मोटरसाइकिलों से उतरे और हमीद आगे बढ़ता चला गया। दोनों वाइल्ड कॉर्नर ही के लिए रवाना हुए थे, लिहाजा जरूरी नहीं था कि हमीद आसिफ का हाथ पकड़कर चलता। लेकिन जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, उन लोगों में घिर कर रह गया। मुड़कर देखा तो आसिफ का कहीं पता न था। अजनबी खान कहाँ हैं? वो उसको घेरे में लेते हुए जारहाना अंदाज में पूछ रहे थे। यक बैक हमीद को गुस्सा आ गया और वो उन्हें दोनों हाथों से धकेलता हुआ बोला, पीछे हटो, यहाँ इस वक्त मेरी आमद सरकारी नौयत की है। तुम उसी के लिए यहाँ भेस बदल कर आए थे? एक लड़की चीखी। हाँ, मुझे उसकी तलाश है। तुम्हारी वजह से अजनबी खान ने उसे कत्ल कर दिया। क्यों? मेरी वजह से क्यों कत्ल कर दिया? उससे सिर्फ वही वाकिफ थी, सिर्फ वही जानती थी कि वो कहाँ रहता है। जब उसे मालूम हुआ होगा कि एक सरकारी सुराग रसा। तुम खामोश रहो। एक आदमी ने उस लड़की की गुफ्तगू में मदाखलत करते हुए हमीद का हाथ पकड़कर खींचा और उसे इस भीड़ से दूर ले जाकर बोला, मुझसे बात करो। बात करोगे? हमीद उसे घूरता हुआ बोला, मैं यहाँ इसलिए आया था कि अजनबी खान के मुतालिक छानबीन कर सकूं। जूली के अलावा उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता और जूली मर चुकी है, लिहाजा यहाँ दिखाई दिए तो नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार होगे। बकवास बंद करो, तुम एक जिम्मेदार आदमी से गुफ्तगू कर रहे हो। जो कुछ मुझे कहना था कह चुका, उस आदमी ने कहा और मुड़कर दूसरों को कुछ इशारा किया और वो फिर हमीद की तरफ दौड़ पड़े। अगर कोई लड़की गर्दन में झूल गई तो क्या होगा, हमीद ने सोचा और उसके देवता कूच कर गए। लेकिन कबल इसके कि कोई फैसला कर सकता, उसके खदशे के मुताबिक सिर्फ लड़कियां ही उस पर टूट पड़ी। मर्द दूर खड़े कहकह लगा रहे थे। हमीद बुरी तरह भौंकला गया। अचानक उसी वक्त एक गरजदार आवाज सुनाई दी, ये क्या हो रहा है, पीछे हटो। हमीद को ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मशीनी अंदाज में वो सब इससे अलग हो गई हों। सामने कर्नल फरीदी खड़ा उस मजमे को कहर आलूद नजरों से घूरे जा रहा था।
حمید نے دیکھا کہ وہ آدمی پہلے سے کھسک جانا چاہتا ہے جس نے اسے الگ لے جا کر دھمکی دی تھی۔ ٹھہرو، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، میں صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں وہ آدمی صرف ہکلا کر رہ گیا۔ بظاہر وہ اس بھیڑ سے متعلق نہیں معلوم ہوتا تھا۔ پورے ہال پر ایسا سکوت طاری ہو گیا تھا جیسے کسی جادوگر نے ہر متنفس کو پتھر بنا دیا ہو۔ بقیہ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں، فریدی نے دوسروں کو مخاطب کر کے سرد لہجے میں کہا۔ کچھ ہٹ گئے اور کچھ بدستور کھڑے رہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ فریدی کے لہجے میں خونخواری اس بار حمید کو بھی متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی اور وہ لوگ بھی پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اور تم میرے ساتھ آؤ، اس آدمی سے اس نے کہا۔ میں کہیں نہ جا سکوں گا، یہیں گفتگو ہوگی۔ اچھا تو ہال خالی کرا دو۔ میں کس طرح خالی کرا دوں؟ تمہیں حق حاصل ہے کیونکہ اس کارنر کے مالک ہو۔ میں مالک؟ اس کا واضح ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ اچھا تو پھر؟ وہ یک بیک تیز ہو کر بولا۔ ہاں میں مالک ہوں اور آپ کو اس کا علم بھی ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک بڑی شخصیت کے بھتیجے ہو، اس کے باوجود میرے پاس اس کارنر کی تلاشی کا وارنٹ موجود ہے۔ تلاشی؟ وہ پھر گڑبڑا گیا۔ اگر تم چپ چاپ میرے ساتھ چلے تو میں اسے استعمال نہیں کروں گا۔ کہاں چلنا ہوگا؟ میرے آفس تک چلیے، اس نے پھر دلیر بننے کی کوشش کی۔ فریدی نے حمید کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ باہر فٹ پاتھ پر آصف دکھائی دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا تھا لیکن وہ لنکن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے وہ آدمی تھا اور حمید اس آدمی کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے آصف کی طرف دیکھ کر بائیں آنکھ دبائی اور مسکراتا ہوا لنکن کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ فریدی ہی نے ان دونوں کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ فریدی اسے اپنے آفس میں لایا اور فنگر پرنٹ سیکشن کے ایک ماہر کو طلب کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کے پرنٹ لیے۔ اس پوری کارروائی کے دوران میں وہ آدمی کبھی نروس نظر آنے لگتا تھا اور کبھی اس کی آنکھوں سے غیظ و غضب ظاہر ہونے لگتا تھا۔ اس کارروائی کے اختتام پر فریدی نے اس سے کہا، اب آپ جا سکتے ہیں مسٹر شفقت۔ فنگر پرنٹ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اس نے بے حد خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ ایک شبہ کے تحت۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ کیسا شبہ؟ اس شبہ کے علاوہ کہ تمہارے کارنر میں اس وقت بھی وافر مقدار میں منشیات موجود ہیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی قانونی جواز نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم اسی رعایت کو کافی سمجھو گے۔ پھر اس نے حمید سے کہا، شفقت صاحب کو پھاٹک تک چھوڑاؤ۔ شفقت نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے شاید اندر ہی اندر کھول رہا تھا کیونکہ اس کے خد و خال میں تیکھا پن پیدا ہو گیا تھا۔ حمید اسے پھاٹک تک پہنچا کر واپس آ گیا۔ اس دوران میں ان کے درمیان کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ آپ تلاشی لیے بغیر چلے آئے؟ محض اس لیے کہ وہ فون کر کے کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ بلا سکے اور میں اس کے ہاتھوں کے پرنٹ حاصل کر لوں۔ اور اس وارنٹ کا کیا ہوگا؟ واپس کر دیا جائے گا لیکن منشیات ضرور پکڑی جائیں گی اور ان کا تعلق وائلڈ کارنر سے ظاہر ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ شفقت اسی وقت انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تاکہ میرے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے، لیکن جو لوگ کارنر کی نگرانی کر رہے ہیں وہ منشیات کو وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اس کے فنگر پرنٹس کیوں لیے آپ نے؟ کچھ دیر بعد معلوم ہو جائے گا، ویسے ہو سکتا ہے وہ محض شبہ ہی ہو۔ او ٹھیک یاد آیا، وہ آپ نے کس آدمی کا نام لیا تھا جولی کے قتل کے سلسلے میں؟ موسیو بونار، بڑے پائے کے جالے ہیں، بعض حلقوں میں ان کی طاقتوری کے بڑے چرچے ہیں، عورتوں میں بے حد مقبول ہیں، کوئی بات ناگوار گزرے تو غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، اردو والی زبان کی طرح بولتے ہیں۔ اور چلنے کا انداز قطعاً ویسا نہیں ہے جیسا اجنبی خان کے بارے میں سنا جاتا رہا ہے۔ فریدی حمید کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ فریدی ریسیور کان سے لگا کر سنتا رہا، پھر شکریہ کہہ کر کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں حمید نے ویسی ہی چمک دیکھی جیسی عموماً کامیابی سے قریب تر ہونے کی صورت میں دکھائی دیتی تھی۔ حمید استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تمہاری گاڑی پر 3 قسم کے نشانات پائے گئے تھے، تمہاری انگلیوں کے، موبی کی انگلیوں کے، اور اب معلوم ہوا ہے کہ تیسری قسم کے نشانات شفقت کی انگلیوں کے تھے۔ او لیکن اس حد تک خیال کیسے پہنچا؟ اس بھیڑ میں صرف وہی بغیر داڑھی مونچھوں والا نظر آیا تھا اور اس کے بال بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر مزید چھانبین پر معلوم ہوا کہ کارنر کا مالک بھی وہی ہے۔ موبی کے بیان کے مطابق سڑک پر تمہیں روکنے والوں میں اجنبی خان بھی تھا اور تمہارا بیان ہے وہ صرف 2 ہی آدمی ہیں۔ موبی بھی یہی کہتا ہے۔ تو پھر اٹھو، چلو میرے ساتھ۔ وہ لنکن میں بیٹھ کر ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آ رہے تھے۔ فریدی نے لنکن سڑک پر پارک کی تھی اور وہ دونوں کئی گلیوں سے پیدل گزرنے کے بعد ایک شکستہ مکان میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں فریدی نے نہ صرف اپنا میک اپ کیا بلکہ حمید کی شکل میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی۔ اب ان کے جسموں پر شکستہ حال آدمیوں کے سے لباس تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب پیدل ہی سڑکیں ناپنی پڑیں گی،
हमीद बड़बड़ाया, फिक्र ना करो, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा। सड़क पर पहुंचकर फरीदी ने एक मोटर रक्षा रुकवाई थी और उस पर बैठते हुए ड्राइवर से कहा था सीधे ही चलते चलो। शायद 2 मील की मसाफत तय करने के बाद उसने रक्षा रुकने को कहा था। यहाँ दोनों उतर गए। फरीदी एक इमारत की तरफ बढ़ा जिसके फाटक पर नीचे से ऊपर तक किसी किस्म की घनी बेल छाई हुई थी और उसका फैलाव इतना था कि वो दोनों उसकी ओट में छुप गए। आसपास सन्नाटा था। हमीद सोच रहा था कि देखें अब क्या हो। दिल गोया सर में धड़क रहा था। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एक गाड़ी फाटक पर रुकी। फरीदी झपट कर आगे बढ़ता हुआ बोला, सलाम साहब। सलाम। गाड़ी के अंदर से आवाज आई, क्या बात है, तुम कौन हो? वो जनाब अली, कहते हुए फरीदी ने झुककर खिड़की के अंदर हाथ डाल दिया। इसके बाद हमीद ने गाड़ी के अंदर से बोलने की आवाज दोबारा नहीं सुनी थी। फरीदी ने मुड़कर हमीद को करीब आने का इशारा किया और दरवाजा खोलकर अगली सीट पर बैठ गया। पीछे बैठ जाओ। हमीद के करीब पहुंचने पर उसने आहिस्ता से कहा। हमीद ने पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए देखा। फरीदी के बराबर कोई सीट पर ढलका हुआ है। फरीदी ने गाड़ी आगे बढ़ाई और हमीद से बोला, तुम लिंकन के करीब उतरकर मेरे पीछे आओ। कुछ मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी वहां पहुंची थी जहां लिंकन पार्क की गई थी। फरीदी ने हमीद को कुंजी दी और हमीद गाड़ी से उतरकर लिंकन में जा बैठा। अब दोनों गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। थोड़ी दूर चलकर फरीदी वाली गाड़ी एक तारीख और सुनसान मैदान में मुड़ गई। हमीद ने भी लिंकन उधर ही मोड़ दी। फिर जब अगली गाड़ी को उसने रुकते देखा तो खुद भी ब्रेक लगाए। दोनों गाड़ियां रुक चुकी थी। हमीद सीट पर जमा बैठा रहा। चंद लम्हों के बाद उसने फरीदी की आवाज सुनी, पिछली सीट का दरवाजा खोलो। हमीद ने बड़ी फुर्ती से तामील की। फरीदी ने किसी को पिछली सीट पर डालते हुए कहा, तुम भी इधर ही आ जाओ। कौन है? हमीद ने भर्राई हुई आवाज में पूछा। शफकत, अगर ये होश में आ जाए तो शोर मचाने से बाज रखना। हमीद ने तवील सांस ली और नीचे उतरकर पिछली सीट पर पहुंच गया। फरीदी ने दोबारा लिंकन का इंजन स्टार्ट किया। अब वो कोठी की तरफ जा रहे थे। कोठी पहुंचकर फरीदी ने हमीद से कहा, तुम जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो और फिर तजुर्बेगाह में आ जाना। हमीद ने इसी में आफियत समझी कि फिलहाल बातों में न उलझे। बड़ी थकन महसूस कर रहा था। 20 मिनट बाद वो तजुर्बेगाह में एक कदद फोल्डिंग आराम कुर्सी समेत दाखिल हुआ। फरीदी वहां मौजूद था। हमीद ने उसके करीब ही आराम कुर्सी रखवाई और कराहता हुआ नींद दराज हो गया। फरीदी अब मेकअप में नहीं था। उसके सामने मेज पर डिक्टाफोन का रिसीवर रखा हुआ था। हमीद ने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी और फरीदी की तरफ देखने लगा। 3-4 मिनट बाद तुम सब कुछ सुन लोगे। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, तो क्या शफकत भी तहखाने में है? हाँ, वो भी बेखबर सो रहा है और शफकत बेहोश है। जैसे ही होश में आएगा गैर मुतवक्का तौर पर मोबी से मुलाकात होगी और तुम देखोगे मोबी कितना अच्छा अदाकार है। अदाकार? हाँ, और अव्वल दर्जे का झूठा भी। हमीद समझ गया कि डिक्टाफोन का सिलसिला तहखाने तक पहुंचा होगा और उन दोनों की गुफ्तगू सुनी जा सकेगी। हमीद पाइप में तंबाकू भर रहा था। नजर डिक्टाफोन की तरफ लगी हुई थी। कुछ देर बाद उससे सरसराहट की आवाज आई और फिर किसी ने खौफजदा लहजे में कहा, कौन? ओ शफकत, तुम कहां? हमीद ने बिलाखिर आवाज पहचान ली कि ये मोबी की आवाज थी। तुम बताओ कि तुम हो? शफकत की आवाज। मैं कर्नल फरीदी की निजी कैद में हूं। मोबी की आवाज। खुदा गारत करे, मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि यहाँ कैसे पहुंचा। शफकत की आवाज। मुझे भी नहीं मालूम, तुम मुझे छोड़ भागे थे। उस आदमी के हाथों देर हुआ, फिर आंख खुली तो फरीदी की कोठी में। अब पता नहीं कहाँ हूँ। फरीदी से कब से मुलाकात नहीं हुई? शफकत की आवाज। हर 3 घंटे बाद मेरी खैरियत दरियाफ्त करने जरूर आता है। और हाँ प्यारे शफकत, मुझसे गलती हो गई है। मोबी कह रहा था, मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए फरीदी से कह दिया था कि जब हमने हमीद की तलाश में गाड़ी रोकी थी तो दूसरा आदमी अजनबी खान ही था। ये तुमने क्या किया? शफकत की धाड़ सुनाई दी। मेरी गर्दन कटवा दी तुमने। अब मैं समझा कि उसने मेरे फिंगरप्रिंट्स क्यों लिए थे। ओ मोबी के बच्चे, उस गाड़ी पर कहीं ना कहीं मेरी उंगलियों के निशानात उसे जरूर मिल गए होंगे। मैं क्या करता, ये भी तो नहीं बता सकता था कि शफकत मेरे साथ था। अजनबी खान को तो कोई भी नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो। जूली उसकी असल शख्सियत से वाकिफ थी, इसलिए वो मार डाली गई। और हाँ, दूसरी दिलचस्प बात सुनो, अजनबी खान ने अपनी मसनूई नाक और दाढ़ी फरीदी को भिजवा दी थी। अब भाई तलाश करते फिरेंगे। अबे उल्लू के पट्टे, शफकत फिर धाड़ा, उसने तो मेरी पोजीशन और ज्यादा खतरे में पड़ गई है। मसनूई नाक और दाढ़ी, तूने तो मुझे फांसी ही दिलवा दी हरामजादे। गालियां क्यों दे रहे हो? मोबी की रुहासी आवाज आई। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारा गला घोट दूं। बस अब उठ चलो। फरीदी ने हमीद के शाने पर हाथ मार कर कहा, मैं दोनों को टूट फूट से महफूज रखना चाहता हूँ। ये लोग ऐन उस वक्त तहखाने में पहुंचे जब दोनों मामूली गुफ्तगू से गाली गलोच पर उतर आए थे। खत्म करो, फरीदी हाथ उठाकर बोला।
शफकत साहब, मुझे यकीन है कि तुम अजनबी खान नहीं हो, क्योंकि उसकी मसनूई नाक तुम्हारी नाक पर फिट नहीं बैठती। मैं देख चुका हूँ, और दाढ़ी भी कम से कम तुम्हारे चेहरे की हरगिज नहीं हो सकती। खुदा का शुक्र है। शफकत ने तवील सांस ली। और अब मैं ये दोनों चीजें मोबी के चेहरे पर आजमाऊंगा, फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। नहीं, मोबी के चेहरे से बेसाख्ता निकला था। इसके बाद सन्नाटा छा गया। वो तीनों ही मोबी को घूरे जा रहे थे। फिर फरीदी ने शफकत को मुखातिब किया, क्या तुमने कभी मोबी और अजनबी खान को साथ भी देखा है? ठहरिए, मुझे सोचने दीजिए, शफकत भवें से कोड़ता हुआ बोला, और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सर हिलाकर कहा, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो। तुम ठीक कहते हो, फरीदी मुस्कुराकर बोला। तुम्हारे हलके के किसी भी फर्द ने उन दोनों को कभी इकट्ठा नहीं देखा। मैं इस सिलसिले में मालूमात हासिल कर चुका हूँ। अच्छा मोबी, खामोशी से बैठ जाओ। मोबी का चेहरा जर्द पड़ गया था, आंखें बेनूर थीं और सीना दुखनी की तरह फूलने पिचकने लगा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसके जिस्म में हिलने जुलने की सकत ही न रह गई हो, क्योंकि जब फरीदी उसके चेहरे पर नाक और दाढ़ी फिट कर रहा था उसने जर्रा बराबर भी जुम्बिश नहीं की थी। खुदा की पनाह, शफकत बेतहाशा चीख पड़ा, यही है अजनबी खान। फिर उन्होंने मोबी को बिस्तर पर गिरते देखा। पता नहीं सचमुच बेहोश हो गया था या बन रहा था। हमीद ने शफकत के चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी के आसार देखे। दफतन फरीदी ने उससे कहा, तुम्हारे वो आदमी भी पकड़ लिए गए हैं जो वाइल्ड कॉर्नर से मंशियात के पैकेट बाहर ले जा रहे थे, लेकिन ये मामला मेरी ही जात तक महदूद है। मुझे बेइज्जती से बचा लीजिए कर्नल साहब, शफकत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। फिक्र न करो, मेरे कहने पर अमल करोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यकीन कीजिए, मेरी जात इस मामले में सिर्फ मजाक की हद तक मुलव्विस थी। इस मोबी ने मुझसे कहा था कि वो कासिम और हमीद को एक इमारत में अचानक मिलवाना चाहता है। इस तरह एक दिलचस्प मजाक जन्म लेगा। यही वजह थी कि जब उस गाड़ी में हमीद की बजाय कोई दूसरा नजर आया था तो मैंने उन दोनों को उलझा छोड़कर अपनी राह ली थी, वरना क्या उस सूरत में मोबी की मदद कर सकता था। लेकिन इस हरामजादे ने मुझे ही अजनबी खान बना दिया। भला इस मजाक का मकसद क्या बताया था? हमीद पूछ बैठा। उसने कहा था कि हमीद और कासिम भी हमारे हलके में शामिल हो जाएं तो बड़ी तफरीह रहेगी, लेकिन हमीद को अपना गर्विदा बनाने के लिए जहानत की जरूरत होगी, और मैं अपनी जहानत उस इमारत में दिखाऊंगा। फिर जब आप इमारत के अंदर चले गए थे तो हम कंपाउंड के बाहर आकर सामने वाले मैदान की झाड़ियों में जा छुपे थे। मोबी ही ने इसके लिए कहा था। काफी देर तक हम छुपे रहे थे। फिर अचानक मोबी ने कहा था कि कैप्टन हमीद तो भागा जा रहा है, लोग खेल बिगड़ गया, चलो आगे चलकर उसे रोकें, लेकिन गाड़ी में आपकी बजाय कोई और था। खैर खत्म करो, फरीदी हाथ उठाकर बोला। तुम्हारी गाड़ी अब तक तुम्हारे घर पहुंच गई होगी। पहुंचाने वाले ने यह पैगाम भी दिया होगा कि तुमको अचानक 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा है। बहरहाल इस वक्त तुम यहीं रहोगे और मोबी की जिम्मेदारी भी तुम पर ही होगी, ये खुदकुशी न करने पाए। इसके बाद फरीदी ने मसनूई नाक और दाढ़ी मोबी के चेहरे से अलग कर दी। तहखाने से वापसी पर हमीद ने कहा, इसको कहते हैं बगल में चोरा, शहर में ढिंडोरा। अच्छा अब तुम आराम करो, फरीदी ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा। मैं भी सोना चाहता हूँ। दूसरी सुबह हमीद देर तक सोता रहा था, इसलिए नाश्ते की मेज पर फरीदी से मुलाकात न हो सकी, लेकिन वो कोठी ही के किसी हिस्से में मौजूद था। मुलाजिमों से मालूम हुआ था कि वो बाहर नहीं गया। थोड़ी देर बाद उसने उसे तजुर्बेगाह में तलब किया था। वहां मोबी भी मौजूद था। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। फरीदी कह रहा था, असल मुजरिम रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जूली के कत्ल का मौका तो हाथों से निकल गया। अब मिस्टर मोबी सिर्फ तुम ही ऐसे बचे हो जिसके कत्ल के वक्त बोनार पर हाथ डाला जा सके। मुझ पर रहम कीजिए, मुझसे कोई ऐसा जुर्म सरदर्द नहीं हुआ जिसकी सजा मौत हो, मोबी ने फंसी फंसी आवाज में कहा। बिलाशुबा मैंने कासिम और कैप्टन हमीद को कत्ल के केस में मुलव्विस करना चाहा था, लेकिन कत्ल में मेरा हाथ नहीं था और मैंने ये सब वाफिर मिकदार में मुफ्त मंशियात की लालच में किया था। लेकिन बोनार की इस यकीन दहानी पर इसलिए तैयार हुआ था कि मुझ पर किसी को शुबा भी ना हो सकेगा। जब आपको मसनूई नाक और दाढ़ी भिजवा दी जाएगी तो मुझ पर सिर्फ इतना ही इल्जाम आएगा कि मैं नादानस्तगी में बहैसियत मोबी एक साजिश में मुलव्वस हो गया था, लिहाजा आपको अजनबी खान की कहानी इस अंदाज में सुनाई थी। लेकिन जब मुझे जूली के कत्ल का इल्म हुआ तो अपनी खैर भी नजर न आई और मैंने आपकी कैद से रिहा होने से ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि बोनार की तरफ भी हल्का सा इशारा करते हुए ये बात आपके जहन नशीन कराने की कोशिश की थी कि वही उसका कातिल हो सकता है। सवाल यह है कि जब उन दोनों को इस केस में मुलव्विस ही करना था तो तुमने आरक्षणों के वेटर को क्यों गवाह बना दिया था? तुम उन्हें खुसूसियत से अपनी तरफ मुतवज्जा किए बगैर भी किसी न किसी तरह मुतारिफ हो सकते थे। ये मैंने अपने यानी मोबी के बचाव के लिए किया था। जाहिर है कि आप इस केस में खुसूसी दिलचस्पी लेते, लिहाजा मैं इस कोशिश में था कि अजनबी की शख्सियत बहुत ज्यादा उभर कर आपके इल्म में आए, उसकी तलाश में रहे और मोबी महफूज हो जाए, क्योंकि मोबी के पास तो सिर्फ वजदी और अजनबी खान की कहानी थी। बोनार ने मुझे और जूली को पूरी तरह इत्मीनान दिला दिया था
कि मसनूई नाक और दाढ़ी फरीदी के पास पहुंच जाने के बाद मैं कतई महफूज हो जाऊंगा। बहरहाल हम दोनों ही मंशियात की लालची थे, इतने लालची थे कि हमने बोनार से इस साजिश का मकसद भी मालूम करने की कोशिश नहीं की थी। बोनार तुम्हारी तलाश में है, फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। मैं तुम्हें उसके लिए चारा बनाऊंगा, बड़ी मछली है, रहम कीजिए, वो सचमुच मार डालेगा। तुम जैसे नालायकों को मर ही जाना चाहिए कि मंशियात की लालच से एक मुल्क व कौम का सौदा कर बैठते हैं, गैर मुल्की जासूसों का आलाकार बनकर अपने ही घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं मकसद से वाकिफ नहीं था। बकवास है, मुझ पर रहम कीजिए। रहम अल्लाह करता है, हम तो सिर्फ फराइज की अदायगी के लिए पैदा हुए हैं। मैं मरना नहीं चाहता। फोन पर बोनार से राब्ता कायम कर सकते हो? जी हाँ। तुम्हारी बचत इसी तरह मुमकिन है कि बोनार गिरफ्तार हो जाए। मैं हर तरह तैयार हूँ जनाब। अच्छी बात है, तुम जरा ताज़ा दम हो जाओ, तुम्हारे चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है, फरीदी ने कहा और उठकर एक मेज के करीब गया जिस पर शीशे के कई साइंसी आलात रखे हुए थे। वापसी पर हमीद ने उसके हाथ में एक गिलास देखा, उसमें जर्द रंग का कोई सायल था। ये लो, उसने गिलास मोबी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दोबारा जागोगे तो खुद को बदला हुआ पाओगे। मोबी ने गिलास लिया और किसी कदर हिचकिचाहट के साथ पी गया। फिर थोड़ी देर बाद हमीद ने उसे ऊँघते देखा था। गहरी नींद तारी होने में 3 मिनट लगे थे। अब तुम ऑफिस जाओ, फरीदी ने हमीद से कहा। आसिफ से उलझने की जरूरत नहीं और अब उसके साथ जाना। कल रात वाली हरकत का बदला तो जरूर लूंगा। फिर कभी, फिल वक्त जो कह रहा हूं करो। ऑफिस में उस वक्त तक ठहरोगे जब तक कि मैं कोई दूसरी हिदायत न दूं। इसके मुताल्लिक किसी से कोई गुफ्तगू न करना। फिर बोरियत, हमीद ने सोचा, लेकिन ऑफिस तो जाना ही पड़ा। वैसे हकीकतन वो कासिम से मिलने के लिए बेचैन था। मुबी और शफकत के बयानात के बिना पर उसकी जमानत में आसानी हो सकती थी। 1 बजे फरीदी की कॉल आई थी जिसके मुताबिक शफकत वाइल्ड कॉर्नर में पहुंच चुका था और अब हमीद को भी वहीं जाना था। मकसद ये था कि वो मजीद लोगों से अजनबी खान के मुतालिक पूछगछ करता। मोबी का क्या बना? हमीद ने पूछा। चारा बनाया जाएगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। मछली वाकई बहुत बड़ी है, ऐसे तमाशाई भी जरूर होंगे जो इस शाहकार की तस्दीक कर सके। हमीद मजीद वजाहत चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। दोपहर का खाना उसने एक रेस्टोरेंट में खाया और वाइल्ड कॉर्नर जा पहुंचा। शफकत उसे देखते ही भन्ना कर खड़ा हो गया और अपने सर पर 2 तड़ मार कर बोला, मैं कहां से पैदा करूं अजनबी खान को? जब तक उसका पता न लग जाए मैं यहीं कायम करूंगा, हमीद ने ऊंची आवाज में कहा। वो सोच रहा था कि फरीदी ने उसे खूब पक्का करके रिहा किया है। यहाँ ऐसे लोगों का मजमा था जिनमें से अक्सर ने हमीद के साथ ताउन किया और बाद ने कतई तौर पर गुफ्तगू से इनकार कर दिया। उन्हें किसी तरह भी ताउन पर मजबूर नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो अपने नशे में डूबे हुए थे। 3:30 बजे फरीदी वहां पहुंचा था। उसे देखकर बेहोशों को भी होश आ गया। वो सब खामोश हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे मलकुल मौत की सूरत नजर आ गई हो। ऐसे में सुई भी गिरती तो उसकी आवाज साफ सुनी जा सकती। फरीदी सीधा काउंटर की तरफ गया था। कुछ देर मैनेजर से आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करता रहा और फिर हमीद को वापस चलने का इशारा करता हुआ सदर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इस वक्त शफकत यहाँ मौजूद नहीं था। वो बाहर निकले और हमीद ने पूछा, शिकार किस वक्त होगा? अंधेरे में। अभी तो मैं मोबी की तलाश में हूँ। सारे शहर में उसके मुतालिक पूछगछ हो रही है। क्या वो मछली इतनी होशियार है? यकीनन हमीद साहब। किराए के 2 आदमी अब भी मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। गाड़ी की रवानगी पर तुम देख ही लोगे, फरीदी ने कहा और गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके उसे पार्किंग के मुकाम से हटाने लगा। जब वो सड़क पर निकल आए तो फरीदी ने अक़बनुमा आईने का रुख बदलते हुए कहा, सुरमई डॉज पर नजर रखना, वो हमें घर तक पहुंचाएगी और हम आराम से अपनी बकिया नींद पूरी करेंगे। अब बिल्कुल, मैं इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। हमीद ने सुरमई डॉज पर नजर रखी। उसकी गाड़ी कोठी की कंपाउंड में दाखिल हुई थी और डॉज आगे बढ़ती चली गई थी। हमीद घोड़े बेचकर सोया। जगाया ना जाता तो शायद 7 बजे भी आंख ना खुलती। शाम की चाय भी रह गई थी। खाना 8 बजे खाया था। हमीद कुछ मुज़महिल सा था। ठीक 9 बजे वो इमारत से बाहर निकलने के लिए अक़बी चोर दरवाजे से गुजर रहे थे। इतनी एहतियात? हमीद बड़बड़ाया। यकीन करो कि इस वक्त भी 2 आदमी फाटक की निगरानी कर रहे हैं, फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। शिकार का वक्त करीब है। मोबी ने बिलाखिर फोन पर बोनार से राब्ता कायम कर ही लिया और उसे बताया कि वो शहर ही की एक इमारत में छुपा हुआ है और बहुत खाइफ है। बोनार साहब जूली के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। मोबी लाइल्मी जाहिर करता है। बोनार उस इमारत का पता पूछता है और हिदायत करता है कि वो फिलहाल वहीं छुपा रहे। मौका मिलते ही उसकी मदद की जाएगी। क्या ये जरूरी है कि बोनार ही उसे कत्ल करने दौड़ा है? हमीद ने कहा। जो भी आया उसका ताल्लुक बराह रास्त बोनार ही से होगा, इतना ही काफी है। वैसे मुझे यकीन है कि जूली को खुद उसी ने कत्ल किया था। अगर मोबी उससे जिक्र कर देता कि वो जूली के कत्ल के बारे में सुन चुका है तब अलबत्ता बोनार के हाथ आ जाने का इम्कान न रहता।
बहरहाल मैं नाउमीद नहीं हूँ। बहुत दूर चलने के बाद उन्होंने एक टैक्सी रुकवाई थी और राजनपुर की तरफ रवाना हो गए थे। फिर बस्ती के बाहर ही वो टैक्सी से उतर गए। हमीद खामोश था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे ये भाग दौड़ लाहासिल रहेगी। फरीदी ने उसके शाने पर हाथ रख कर कहा, तुम इतने खामोश क्यों हो? चहकते चलो। शिद्दत से बोर हो रहा हूँ। इतना उम्दा केस हाथ आया था, लेकिन ऐसे नामाकूल मुताल्लिकीन हैं कि उन्हें चर्स, भंग और अफीम के अलावा और किसी चीज से दिलचस्पी ही नहीं। आज मैंने एक लड़की को चिलम पीते देखा था, शायद गांजे के दम लगा रही थी। किसी बड़ी तब्दीली के दरमियान का वक्फा ऐसा ही उटपटांग होता है। कैसी तब्दीली? पूरी दुनिया खौफ और उकताहट की शिकार हो गई है। अब देखना यह है कि वो आग के समंदर में छलांग लगाती है या नए गुलजार तामीर करती है। हाँ, इधर बाएं जाने वाली गली में मुड़ चलो। कुछ देर बाद वो एक कई मंजिला पुरानी इमारत पर दाखिल हुए। फरीदी ने एक फ्लैट का कुफल खोला। कमरा तारीक था। फरीदी ने दरवाजा बंद करके दिया सलाई खींची। मध्यम सी रोशनी में हमीद को सालखोर्दा फर्नीचर दिखाई दिया था। फिर स्विच ऑन करके कमरे में रोशनी कर दी गई, लेकिन हमीद को यहाँ कोई तीसरा दिखाई न दिया। 3 कमरों का फ्लैट था। मूवी कहाँ है? हमीद ने पूछा। शिकार बराबर वाले कमरे में होगा, फरीदी ने कहा। तो मूवी वहां है। जैसा ही शिकार फ्लैट में दाखिल होगा, हमें इल्म हो जाएगा। ठीक उसी वक्त फ्लैट के किसी गोशे से बदर की हल्की सी आवाज गूंजी और फरीदी दरवाजे की तरफ झपटा। हमीद ने भी खासी फुर्ती दिखाई थी। दोनों आगे पीछे दूसरे फ्लैट में दाखिल हुए थे। दूसरे कमरे के खुले हुए दरवाजे में गहरी नीली रोशनी नजर आ रही थी। दरवाजे ही में रुककर उन्होंने देखा कि कवि हैकल से आपोश बिस्तर के करीब खड़ा हुआ है। सोने वाले ने सर से पैर तक चादर तान रखी थी। हमीद ने सोचा मूवी बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया होगा और इस वक्त भी बेहोशी होगा, वरना कौन इतना बड़ा खतरा मोल ले सकता है। अचानक से आपोश ने बड़ा सा खंजर बुलंद किया और कबल इसके कि वो खंजर सोने वाले के जिस्म में पेवस करता, हमीद चीख पड़ा। खबरदार! सियापोश तेजी से मुड़ा था। हमीद के रिवॉल्वर का रुख अपनी तरफ देखकर भी उसने खंजर वाला हाथ बुलंद ही रखा। खंजर फर्श पर डाल दो, फरीदी ने सर्द लहजे में कहा, लेकिन सियापोश ने खंजर समेत उन दोनों पर छलांग लगाई। फायर न करना, फरीदी ने हमीद से कहते हुए हमलावर की खंजर वाले हाथ पर हाथ डाल दिया था। हमीद भन्ना कर रह गया। उसने सोचा अच्छी बात है, दिखाइए अपनी असफंद यारी, जरा बराबर भी दखल न दूंगा। उन्हें नजरअंदाज करके वो मूवी के बिस्तर की तरफ झपटा और चादर खींच ली। ला हौल वला कुव्वत बेसाख्ता उसकी जुबान से निकला, क्योंकि चादर के नीचे से कपड़ों का ढेर बरामद हुआ था। अब वो पूरे इत्मीनान के साथ उन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ। खंजर अभी तक से आपोश ही के हाथ में था और फरीदी उसकी गिरफ्त से निकाल देने के लिए दाव पेश कर रहा था। बोनार, आखिरी वार्निंग, हमीद ने उसे कहते सुना। खंजर छोड़ दो वरना कलाई की हड्डी टूट जाएगी। मैं तुझे ज़िबा कर दूंगा, हमलावर गुर्राया। अच्छा तो होशियार, फरीदी ने कहा और फिर उसके हलक से अजीब वहशियाना सी आवाज निकली। साथ ही हमलावर की गुर्राहट मिली जुली चीख भी सुनाई दी। वो किसी शहतीर की तरह धड़ाम से फर्श पर चला आया था। खंजर झुंझुनाता हुआ दूर जा गिरा। उसी वक्त कॉरिडोर से कई कदमों की आवाजें आईं और फरीदी ने बुलंद आवाज में कहा, इधर ही आ जाइए। हमीद, दूसरा स्विच ऑन कर दो। स्विच बोर्ड पर 3 स्विच थे। हमीद ने उनमें से एक ऑन कर दिया, जो नीली रोशनी वाले बल्ब के अलावा थी। तेज रोशनी कमरे में फैल गई। ख्वाबगाह में दाखिल होने वालों में डीआईजी के अलावा डीएसपी और एक गैर मुल्की था। गैर मुल्की को हमीद ने पहचान लिया। ये उसी सिफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी था। फरीदी ने झुककर हमलावर के चेहरे से नकाब हटा दिया। पता नहीं वो बेहोश था या बना पड़ा था। कोई कुछ ना बोला। डीआईजी तहसीन आमेज नजरों से फरीदी की तरफ देख रहा था। शुक्रिया कर्नल, दफतन फर्स्ट सेक्रेटरी ने आगे बढ़कर फरीदी से मुसाफा करते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आगे नहीं बढ़ने पाएगी। इसके बाद डीआईजी के इशारे पर फरीदी और हमीद फ्लैट से बाहर निकल आए थे। बात पल्ले नहीं पड़ी, हमीद भर्राई हुई आवाज में बोला। आज नया गरम में बड़ा शानदार प्रोग्राम है, बकिया रात वहीं गुजारेंगे, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। इसीलिए मैंने दिन में सो रहने की तजवीज पेश की थी। बोनार की बात कीजिए, हमीद झुंझला गया। वो अपने सिफारत खाने में रहकर अपने ही मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहा था। तुम्हारा भी इसमें शरीके कार थी। किसी बात पर उनमें इख्तलाफ हो गया था, लिहाजा राजदारी बरकरार रखने के लिए बोनार ने उसे खत्म कर देने की तजवीज़ बनाई। साथ ही इस माहदे को इल्तवा में डालने के लिए उसने एक सरकारी ऑफिसर को भी इसमें मुलव्विस करने की कोशिश कर डाली थी। दरअसल वो हमारे उस दुश्मन मुल्क ही का एजेंट था, जो नहीं चाहता था कि हमारा उस मुल्क से असला जात की खरीद के सिलसिले में कोई माहदा हो सके। तुम और कासिम साथ पकड़े जाते और हमारे ऑफिसर इसे बावर कर लेते कि यही हकीकत भी हो सकती है। फिर भी हमीद साहब, मोबी ने अपने बचाव के लिए जो हिमाकतें की थी, उन्हीं की बिना पर यह मसला इतनी आसानी से हल हो गया, वरना दांतों पसीने आ जाते। हमीद खामोशी से रास्ता तय कर रहा था। खत्म शुद्ध।